अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। टूटा हुआ तारा, जिसकी राइटर है सुमेरा शरीफ दूर, उसकी ये तीसरी एपिसोड है और होपफुली कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा। और अब तक अगर आप लोग तीसरी एपिसोड सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, नावल हैप्पी एंडिंग है, बहुत अच्छी एंडिंग है इसकी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस तीसरी एपिसोड को बगैर किसी देर के। कॉलेज से आने के बाद वो बाकी सारा दिन रूम में बंद रही थी। डिनर पर भी उसने भूख ना होने का बहाना करके जान छुड़ा ली थी। बड़ी अजीब सी रात गुजरी थी। वो अपनी ज़ात, अपने एहसासात से खुद भी घबरा चुकी थी। वो खुद भी इस डिप्रेशन का हल चाहती थी। वो मुसलसल वलीद ज़िया से बचने की कोशिश कर रही थी। अगला दिन संडे का था। सब छुट्टी होने की वजह से लेट नाश्ता करने के आदी थे, सो सुबह जल्दी नाश्ता करते और वो वलीद से सामना करने से बच गई थी। नाश्ते के बाद वो कमरे में बंद हो गई थी। रात सोई नहीं थी। पिछली रात की भी बेख्वाबी नींद खुद ब खुद आने लगी थी। वो बेखबर सो गई थी और फिर 11 बजे आंख खुली थी। इतना तो वो जानती थी कि वलीद उसके डिप्रेशन के मुतालिक घर वालों से जिक्र नहीं करेगा, मगर उसे जब भी मौका मिलेगा उससे तफसीली गुफ्तगू ज़रूर करेगा। दरअसल वो अपने इस डिप्रेशन की असल वजह खुद भी नहीं जानती थी। उठते ही वो बाथरूम में घुस गई थी। 12 बजे के करीब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो रोशनी लाउंज में बैठी थी। टीवी ऑन था। खुदा खुदा करके कुफर टूटा। हुआ क्या है तुम्हें? कल से कमरा नशीन हुए बैठी हो। मुझे ये पता था कि स्टडी कर रही हो, मगर स्टडी भी इतने घंटे पर मोहित। वो खामोशी से रोशी के तंज को नज़रअंदाज करते सोफे पर टिक गई और रोशी चैनल पर चैनल बदल रही थी। बाकी लोग कहाँ हैं? उसने घर की खामोशी बतौर ख़ास नोट की। वली भाई तो एहसन के साथ कहीं बाहर गए हैं। अंकल भी पता नहीं कहाँ निकले हैं। अलबत्ता बाबा अपने कमरे में हैं। और पुप्पो का तुम्हें पता है कि संडे को भी वो बुटीक में होती हैं। बड़ी देर तक सोई तुम? क्या रात नींद नहीं आई थी? नहीं, बस वैसे ही सुस्ती तारी है और कुछ नहीं। तुम सुनाओ, कल जिक्र कर रही थी कि शॉपिंग का मूड है। आज फिर जाना है या नहीं? जाना तो है, मगर तुम्हारा इंतज़ार था कि मोहतरमा की नींद कब मुकम्मल होती है। यार 2 रातों से नहीं सोई थी, इसीलिए तो मना करती हूँ कि इतनी कॉफ़ी अच्छी नहीं होती, वो भी रात के वक्त। तो क्या करें डियर, कॉफ़ी ना पियो तो लगता है मर जाऊँगी, वो बेचारगी से बोली थी। मेडिकल स्टूडेंट तुम खुद हो, तुम्हें खुद ही अंदाज़ा होना चाहिए कि हर चीज़ एक ख़ास लिमिट में ही अच्छी लगती है। कॉफ़ी कौन सी बड़ी सेहत बख्श चीज़ है? एक नशा ही तो है, और नशा कोई भी हो सेहत के लिए हार्मफुल ही होता है। अपनी इस आदत को चेंज करो। 1-2 कप तो ठीक है, मगर इतनी ज़्यादा पीना भी अच्छी बात नहीं, वो तशवीश से कह रही थी। अना हंसती। ओके डोंट वरी, अगली दफ़ा ख्याल रखूँगी। वली ने मेरे बारे में कोई बात की? कुछ सोचते हुए उसने रोशी से पूछा। नहीं, बस सुबह से 1-2 बार तुम्हारा पूछा था। मैं कितनी बार तुम्हारे कमरे में गई, एक बार वो भी गए थे, मगर तुम सो रही थी। तुम्हें क्यों, खैरियत? हाँ, बस वैसे ही पूछ रही थी। रोशी भी टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। वैसे पुप्पो कह रही थी कि ड्रेसेस के लिए ख्वार होने की ज़रूरत नहीं, हर तरह की वैरायटी बुटीक से मिल जाएगी, साथ मैचिंग ज्वेलरी, शूज़ एंड चीज़ें भी। वो उठते उठते कह रही थी। वो तैयार होने चल दी तो वो उसी तरह सुस्ती लिए टीवी देखती रही। अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो, चलना नहीं है? रोशी चेंज करके चादर और बैग लेकर लौटी तो वो कसरमंदी से बैठी मिली थी। तुम गाड़ी निकलवाओ, मैं आती हूँ। अपने कमरे में आकर अलमारी से चादर निकालकर बैग थामकर मतलूबा अमाउंट चेक करती। वो बाहर आई तो वहाँ लॉन में वलीद और एहसन को खड़े देखकर चौंकी। रोशी उनके पास ही खड़ी थी, जबकि ड्राइवर गाड़ी निकाल चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वो आहिस्ता रवि से चलती रोशी के पास चली आई। सरसरी सा सलाम करके उसने बैग खोल लिया था। वालेकुम अस्सलाम। वली ने उसे बगौर देखा, जबकि वो उनकी बजाय बैग की तरफ मतवज्जे थी। न जाने क्या चेक कर रही थी वो। कल सुबह के बाद अब दिखाई दे रही थी। हम पहले मामा के पास बुटीक चलेंगे, मामा से मशवरा करके फिर कहीं और चलेंगे। उसी मसरूफ़ अंदाज में उसने रोशी से कहा। सर उठाकर देखा तो वली नहायत संजीदगी से उसे ही देख रहा था। उसने घबराकर चेहरा मोड़ा। हम जा रहे हैं एहसन भाई, सुगरा घर में है, उससे मैंने समझा दिया। मामू और आप लोगों को वक्त पर लंच करा देगी। हम मामा के पास जा रहे हैं, उनको साथ लेकर ही कहीं जाएंगी। ड्राइवर दरवाज़ा खोले मुंतज़िर था।
चलो रोशी। मैं उनको बताकर गाड़ी में आ बैठी थी। रोशी भी बैठी तो गाड़ी चल दी थी। अन्ना ने आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए, बड़ी सुस्ती से सीट की पुश्त गाह से सर टिका दिया था। उन्हें कुछ देर बाद वापसी के लिए निकलना था। मुस्तफ़ा मेहरुन्निसा बेगम समेत उसे भी तैयारी करने का कहकर कहीं बाहर निकल गया था। वो इस वक्त अपने कमरे में खड़ी बैग तैयार कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यस, अज़मत दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। बुआ जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। उसे भेजकर बैग की जिप बंद करते वो दुपट्टा सर पर दुरुस्त करते तब बिन्ना के कमरे में आ गई थी। वो नमाज अदा करके बिस्तर पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आओ बैठो इधर। वो उनके पास ही टिक गई थी। तैयारी कर ली? जी। मुस्तफ़ा बाबा साहब के साथ बाहर गया हुआ है। पटवारी से दोनों को शायद कोई काम था, आते ही होंगे। उन्होंने ख्याल जाहिर किया था। वो चुप ही रही। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। उन्होंने बात का आगाज़ किया। जी कहिए, उन्हें सोचता पाकर कहा। तुम्हारे लिए भाभी बेगम ने मुस्तफ़ा का रिश्ता दिया है। जी? वो हैरत ज़दा रह गई। उसके लिए ये इंकशाफ किसी धमाके से कम ना था। क्या कह रही हैं आप? वो बेयकीन सी थी। बड़ों के दरमियान ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी। असल में बाबा साहब और बाकी लोग भी यही चाहते थे कि तुम्हारा रिश्ता ख़ानदान के लड़कों में से ही किसी के साथ हो। उन्होंने मज़ीद बताया। मगर अम्मी, ये कैसे मुमकिन है? हमारा कौन सा उन लोगों के साथ कोई खूनी या नस्बी ताल्लुक़ है? आदला भाभी बेशक ख़ानदान की नहीं है, मगर उनकी ज़ात बरादरी उनसे मैच तो करती है ना। हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हैं और हम उनके मुलाजिम भी नहीं। उसके दिल में बरसों की तलखी एकदम उभर आई थी। ऐसी बात नहीं शहवार बेटा, उन लोगों ने मुझे हमेशा बेटी का मान दिया, इज्जत दी, कभी कम नस्ब या घटिया ख़ानदान का ताना नहीं दिया। ये इसलिए कि आप वाकई उनके ख़ानदान की नहीं थी, तो दूर की रिश्तेदारी तो थी ना। जबकि मेरा बाप न जाने कौन था। अम्मी, मैंने हमेशा इस गिल्ट के साथ ज़िंदगी गुजारी है कि न जाने हम कौन लोग हैं और इधर क्यों हैं। दूसरों के टुकड़ों पर ज़िंदगी गुजारना बड़ा ही शर्मनाक अमल है और मैंने हर लम्हे इस शर्मनाक अजियत को अपने वजूद में महसूस किया है। तभी नबी हैरत से शहवार के ख्यालात सुन रही थी। उसके अंदर ऐसा लावा पल रहा है। वो हैरत ज़दा थी। अम्मी, मखमल में कभी टाट का पैबंद नहीं लगता। मैं अपनी हैसियत, अपने मर्तबे से वाकिफ़ हूँ। ऐसा कतई मुमकिन नहीं। सारी उम्र के लिए अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँगी। उनके टुकड़ों पर पलने वाली लड़की उनके घर का एक हिस्सा बने। मैं कभी अपनी ज़ात से नज़रें न मिला पाऊँगी। आप इनकार कर दें प्लीज़। उसके लहजे में कोई लचक न थी। मगर शहवार, भाभी या घर के किसी फ़र्द ने हमें कभी अजनबी या गैर होने का एहसास नहीं दिया। अब्बास के साथ तुम्हारा नाम लिया गया तब मुझे एतराज़ था कि तुम अभी कम उम्र हो, मगर अब तो मुस्तफ़ा हर लिहाज से परफेक्ट लड़का है। मैं माँ हूँ, मेरा दिल माँ का दिल है और एक माँ अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेहतर चीज़ का इंतखाब करती है। मैं इनकार नहीं करूँगी। अम्मी प्लीज़, मैं बड़ी खुददार हूँ और इज़्ज़त नफ्स का पास रखने वाली लड़की हूँ। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। आंटी या दीगर लोग अगर ऐसा सोचते या चाह रहे हैं तो ये उन लोगों की मोहब्बत और बड़ापन है, मगर मैं समझती हूँ कि ये कतई बेजोड़ ताल्लुक़ है। कहाँ वो लोग और कहाँ मुझ जैसी लड़की। तबिंदा भी गुमसुम अंदाज में शहवार को देख रही थी। वो अपनी ज़ात पर ही हंस रही थी। वो तो बहुत मुतमईन और पुरसुकून थी कि शहवार की तरबियत में कोई कमी नहीं, उसकी शख्सियत बहुत परफेक्ट है। मगर यह एहसास कमतरी कहाँ से आ गया था? वो गुम थी। अम्मी प्लीज़, ये मत समझनी क्या कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हुई हूँ। अम्मी, मैं अपनी हैसियत जानती हूँ और वह रोज़ से ख़ुद को ये बावर करवाया है कि ये हमारे मोहसिन है, और अगर मोहसिन अपने रूबरू अपने पास जगह अनायत कर दें तो ये उनकी वसीउल क़ल्बी है। मगर एहसान लेने वाले को चाहिए कि अपनी औकात याद रखे। अम्मी, मैं अपने ज़मीर के सामने सुरखरू रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आइंदा इस टॉपिक को मुझसे डिस्कस ना कीजिएगा। शहवार बेटे, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसी बात नहीं, तुम किसी से कम नहीं, तुम तो। उन्होंने कुछ मज़ीद कहना चाहा मगर शहवार ने उनकी बात काट दी। प्लीज़ अम्मी जी, मेरी खुदारी को बरकरार रहने दें। वो पता नहीं किस मूड में आकर ये नेकी करना चाह रहे हैं, मगर मुझे ये नेकी कबूल नहीं। मैं सारी उम्र उन लोगों में एक कम्प्लेक्स का शिकार रहते ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। नहायत कम दर्जे या घरेलू मुलाजमीन में भी हमारा दर्जा नहीं आता। हम सिर्फ पनाह गुज़ीन हैं और पनाह गुज़ीन को सिर्फ पनाह दरकार होती है। मज़ीद बेनिफिट से सरोकार नहीं होना चाहिए। आइंदा आप इस मौजू पर बात नहीं करेंगी, वरना मैं अपनी तालीम वहीं अधूरी छोड़कर आ जाऊंगी। उसका लहजा नहायत दो टोक और अटल था कि तबिंदा भी हैरत से देख रही थी कि ये आया वहीं शहवार है या फिर कोई और लड़की है।
मैं भाभी और बाबा साहब को भला किस मुंह से इनकार करूँगी। मैं सारी उम्र के एहसानात कैसे भुला दूँ। भाई साहब इतनी इज्जत करते हैं मेरी। बेटा तुम कुछ भी नहीं जानती जो मैं जानती हूँ। ये इनकार महज जज्बातियत है और कुछ भी नहीं। उन्होंने समझाना चाहा था। तो फिर मुझे बताइए ना कि हकीकत क्या है, कौन हूँ मैं। आपको इन लोगों पर इतना एतमाद और भरोसा क्यों है। कोई तो रिश्तेदार होगा ना मेरे बाप का। आपके रिश्तेदार ये लोग हैं तो मेरे बाप का नामो निशान किन लोगों में पाया जाता है। आप आज ये भी बता ही देना। वो सवाल जो बरसों से सिर्फ माँ को दुख ना हो कभी उसके लबों पर ना आया था, अब कैसे सनसनाता तीर बनकर ताबिंदा भी के दिल में लगा था। वो बेख्तियार रो दी। शहवार, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दी। अब इस उम्र में तुम माँ पर संगबारी करोगी। माँ के आंसू देखकर उसके अंदर अपनी सख्त लफाजी पर नदामत ने सर उठाया। प्लीज़ अम्मी इस टॉपिक को यहीं दफन कर दे। मैं आइंदा कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी। न जाने कैसे ये सब कह दिया। माफ़ी चाहती हूँ, बस आप मना कर दें। माँ के हाथ थामकर वो खुद भी सिसक उठी थी। अपने अल्फाज पर खुद भी शर्मिंदा हो रही थी। मैं कैसे मना कर दूँ, और मना करने के बाद मैं दोबारा कैसे इस हवेली में रहने की हिम्मत कर सकती हूँ। शहवार, अपनी माँ पर तरस खाओ। जब मुझ पर ज़िंदगी के दरवाजे चारों अतराफ से बंद हो गए थे तो इन लोगों ने मुझे पनाह दी थी। मैं किसी आम ख़ानदान की औरत ना थी। अपनी माँ को कांटों पर मत घसीटो। सारी उम्र कांटों पर सफ़र करते मेरा तन मन झुलस चुका है, भस्म हो चुका है। दौलत, जायदाद, नामो नसब, फ़ख्र गुरूर सब कुछ था, मगर वक्त ने जालिम जलाद की तरह सब कुछ छीन कर दरबदर कर दिया। तुम्हारा बाप कोई आम इंसान या शख्स ना था। यकीन करो मेरी बात पर। वो शिद्दत से रो दी। तो फिर इधर क्यों पनाह लिया आपने? पढ़ी लिखी थी, आप कहीं भी रह लेती। हाँ, कहीं भी रह लेती मैं, मगर ज़िंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं बेटी। ज़िंदगी की चंद और एहतियाजात भी होती हैं। एक जवान औरत कब तक चंद माँ की बेटी को थामे अपने आप को भेड़ियों का शिकार बनने से बचाती। मुझे तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए चार दीवारी भी दरकार थी, और ये हवेली ही आखिरी उम्मीद थी मेरी। शहवार लब भींचे बैठी रही। उसकी माँ गलत ना थी, उसकी ख्वाहिश गलत ना थी, मगर वो अपनी खुददार तबीयत का क्या करती। आदला जैसी औरतें तो उसकी बोटी बोटी नोच लेती, और वो सारी उम्र कम मर्तबा पनाह गुज़ीन होने की जंजीरों में जकड़ी अपनी ही ज़ात से कभी नज़रें न मिला पाती, और वो ताने सहते सहते अपनी इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी दे जाती। मुस्तफ़ा शाहज़ेब जैसे लोग तो किस्मत वालियों को मिलते हैं, और वो अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझती थी। अगर आप इनकार नहीं करेंगी तो मैं खुद इनकार कर दूंगी अम्मी। इस हवेली में रहने के बदले मुझे अपनी खुददारी और सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिरवी नहीं रखनी। सारी गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, वो अटल लहजे में कहकर अपना फ़ैसला सुनाकर बाहर निकल गई थी। तबिंदा भी गमज़दा बैठी रह गई थी। वापसी के वक्त तबिंदा भी उन तीनों को बाहर तक खुदा हाफिज़ कहने आई थी। बाबा साहब ने अंदर से ही उन्हें अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। बहुत अच्छी तरह सोच लो, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। मेहरुनिसा बेगम ताबिंदा बुआ के गले लगते एक दफ़ा फिर उनको याद दहानी करवा रही थी। उन्होंने गायब दिमागी से सर हिला दिया था। मुझे इनकार कतई नहीं सुनना, उन्होंने मोहब्बत भरी धोन से कहा था। शहवार उनके अल्फाज सुन चुकी थी। उसने एक गहरी निगाह चुपचाप माँ पर डाली। अच्छा, अल्लाह हाफिज़ अम्मी जान, जो भी गुस्ताखी की हो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। उनके गले लगकर वो सिसक उठी थी कि बहरहाल उसने माँ को तकलीफ़ देने का सोचा भी ना था। उन्होंने भी नम आंखों से उसकी पुश्त थपथपाई थी। एक दफ़ा फिर सोचना, भाभी ने सोचकर जवाब देने को कहा है। ये उम्र भर के फ़ैसले यूँ पल भर के जज्बातियत में नहीं हो जाते। उन्होंने फिर समझाना चाहा था। वो बगैर कुछ कहे आंखें साफ करती उनसे जुदा हो गई थी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। उनसे नज़रें चुराकर वो गाड़ी की सिम चली आई थी। ओके बुआ जी, अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा भी उनसे प्यार लेकर गाड़ी की तरफ चला आया था। मुलाजिम सामान रख चुका था। उसने आगे बढ़कर माँ के लिए पिछला दरवाज़ा खोला तो मेहरुनिसा बेगम बैठ गई थी। आप मोहतरमा आगे ही बैठिए। शहवार ने मेहरुनिसा बेगम की तकलीद करना चाही तो उसने टोक दिया। उसने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराकर फ्रंट डोर खोल चुका था। शहवार ने लब भींचे माँ की तरफ देखा, वो भी देख रही थी। पता नहीं उन्होंने मुस्तफ़ा के अल्फाज सुने थे या नहीं। उन्होंने हाथ हिलाया तो वो भी मुस्कुराकर हाथ हिलाती फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। मुस्तफ़ा दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। शहवार के अंदर माँ को इस तरह इनकार करके अजियत देने पर पहले ही निदामत ने अदमुआ कर दिया था। ऊपर से उनकी भीगी आंखें देखकर उसका दिल भर आया। वो खिड़की से बाहर देखती मेहरबा लब रही।
तबिंदा भी मुसलसल हाथ हिला रही थी। मुस्तफ़ा ने भी हाथ हिलाते गाड़ी स्टार्ट की। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी कच्चे से निकाल कर जैसे ही पक्की सड़क पर आई तो मुस्तफ़ा ने रफ्तार नॉर्मल कर ली। शहवार अभी तक खिड़की से बाहर की तरफ देखते आंसू बहा रही थी। ये 2 दिन गुजरने का तो पता ही नहीं चला। यूँ लगता है कि जैसे थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पहुँचे थे, अब वापस जा रहे। माँ जी की आवाज़ पर मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। अब खैर ऐसी बात भी नहीं, आप ख़वातीन को तो कोई ना कोई मसरूफ़ियत मिल ही जाती है बिज़ी होने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि न जाने कितने दिन हो गया यहाँ आए हुए। मुस्तफ़ा ने कहते हुए उनकी तरफ तवज्जो दी तो उसे महसूस हुआ कि शहवार मुसलसल गर्दन खिड़की की तरफ मोड़े सूं सूं कर रही है। क्या बात है, शहवार रो रही हैं? उसने फ़ौरन मुतजस्सिस होते पूछा तो शहवार ने बजाय उसकी तरफ देखने के गर्दन नफ़ी में हिला दी थी। जाहिर है माँ से मिलकर बिछड़ना, तबिंदा को रोते देखकर रोना तो आएगा ही ना। मेहरुनिसा बेगम ने फ़ौरन कहा था, तुम गाड़ी रोको शहवार, तुम मेरे पास पीछे आ जाओ, आगे बैठी तो बस रोती ही रहोगी। मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी। लो जी, क्या मन तक है, पीछे बैठने से मोहतरमा के आंसू रुक जाएंगे। पिछली सीट मैजिक सीट है जो आंसू रोक देती है, मुस्तफ़ा ने पुरमिज़ाह अंदाज में कहा। तो तुम तो हो ही आदम बेजार, ना बात करोगे ना बच्ची का दिल बहलाओगे, यूँ उसे माँ ही याद आएगी ना, रोएगी नहीं तो भला क्या करेगी। उन्होंने कहा तो मुस्तफ़ा ने अपनी मुस्कुराहट मुश्किल होंठ दांतों तले दबाकर रोकी। क्या फरमाइश है वालदा मोहतरमा की जानिब से? मोहतरमा का दिल बहलाने की? पूछ लें मोहतरमा से कि दिल बहलाने पर नाराज़ तो ना होंगी। उसका लहजा इंतहाई शरारती था। मेहरुनिसा बेगम बात को समझकर एकदम हंस दी थी, जबकि शहवार तो अपनी जगह साकित सी रह गई थी। ऐसी जुमलेबाजी, वो भी माँ की मौजूदगी में, उसका दिल कांपा। चलो चुप करो, तंग ना करो मेरी बच्ची को, उन्होंने बेटे को डपटा। लो जी, खुद ही तो कह रही हैं कि उनका दिल बहलाऊं। अब दिल बहलाने के 100 तरीके हैं, अब मुझे नहीं पता कि उनको किस तरीके से बहलाऊं कि ये आंसू बहाना छोड़कर मुस्कुराने लगे। तुम कुछ ना करो, बस गाड़ी रोको, शहवार पीछे मेरे पास बैठेगी। ये नेक ख्याल आते हुए क्यों ना आया था? आपके सोने के बाद तो ये मोहतरमा बाकी सारा रास्ता बोर ही होती रही थी। शहवार को हैरत हुई, तो क्या उसने इतना ऑब्जर्व किया था? तभी तो रो तो नहीं रही थी, उन्होंने कहा तो मुस्तफ़ा हंस दिया। अच्छी मंतक है। उसने साइड में गाड़ी रोककर साथ ही बटन दबाकर दरवाज़ा अनलॉक किया तो शहवार आहिस्तगी से उतरकर पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। मेहरुनिसा बेगम उसका हाथ मोहब्बत से थामते दूसरे हाथ से उसका सर अपने कंधे से लगाकर थपथपाने लगी थी। मुस्तफ़ा ने बैकव्यू मिरर से देखा, चादर के हाले में सिर्फ हीरे की लौंग से दहकती नाक, सुर्ख नाक ही दिखाई दे रही थी। परेशान क्यों होती हो? घबराओ नहीं, तबिंदा की सब खैर खबर रखने वाले हैं। मैंने तो आते हुए कहा था कि हमारे साथ चले, मगर बाबा साहब की वजह से वो नहीं मानी, उन्होंने उसे दिलासा दिया था। मुस्तफ़ा ने खामोशी से डैशबोर्ड पर रखी मिनरल वाटर की बोतल उठाकर माँ की तरफ बढ़ा दी थी। लो, ये पानी पियो, उन्होंने बोतल लेकर उसे कहा तो वो चादर से चेहरा साफ करती बोतल लेकर पीने लगी। मिरर से उसका रोया सुर्ख चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी और जितना वो रोक रही थी आंसू उतनी ही शिद्दत से बहते जा रहे थे। मुस्तफ़ा को एकदम एहसास हुआ कि सिर्फ माँ से जुदा होने के एहसास से इस कदर रवानी से आंसू नहीं बह सकते। वो पहले भी बारहा जुदा हुई थी, ऐसी हालत तो कभी ना थी। एक बार पहले भी वो उसके साथ माँ से मिलकर वापस शहर के लिए रवाना हुई थी, तब वो खामोश ज़रूर थी, मगर अब इस तरह बड़ी शिद्दत से रोना। वो उलझकर मिरर में से उसे गाहे बगाए देख रहा था। मेहरुनिसा बेगम उसे आहिस्ता आवाज़ में न जाने क्या समझा रही थी। वो संजीदगी से दोनों को वक्फे से देख रहा था। कुछ देर बाद वो खुद ही चुप होकर खामोश हो गई थी। क्या बात है, बुआ जी से कोई बात हुई है? काफ़ी देर बाद, जबकि मेहरुनिसा खातून की आंख लग गई थी। वो सफ़र में ज़रूर सो जाती थी। उन्हें सीट की पुश्त गाह से सर टिकाकर सोते देखकर उसने पूछा था। शहवार जो बाहर देख रही थी, निगाह हटाकर मुस्तफ़ा को देखा। वो मिरर से उसे ही देख रहा था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए चेहरे का रुख एक बार फिर बाहर की तरफ कर लिया था। मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं कोई बात हुई ज़रूर है, वरना परसों भी तो हम सफ़र में साथ थी। ऐसी लाताल्लुक़ और अजनबी तो परसों ना थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने तासुरात पर काबू पाते खुद को नॉर्मल करते उसने कहा था। खैर, लग तो नहीं रहा, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। मिरर में से मुस्कुराती निगाहों का तसादुम अजीब सा था। वो पजल सी थोड़ा सा और दरवाजे से लग गई थी। माँ जी ने मुझसे एक बात की है, यकीनन बुआ जी ने तुमसे भी डिस्कस किया होगा। क्या ख्याल है, क्या राय है तुम्हारी? वो समझकर अनजान बनते फिर बाहर देखने लगी। मुस्तफ़ा से उसकी बेतकल्फ़ी ना होने के बराबर थी, मगर इस सफ़र के
मैं अब तक उनके दरमियान जितनी भी बातें हो चुकी थी उससे मुस्तफ़ा के मिजाज व अंदाज़ के तमाम रंगों से वो अंदाज़ा लगा रही थी कि मुस्तफ़ा इस प्रपोज़ल से बेखबर नहीं है, वरना वो अब उससे ये बात कतई ना करता। तुमने जवाब नहीं दिया, उसने उल्टा सवाल दोहराया। तो इस बार शहवार के लिए लाताल्लुक़ रहना मुमकिन ना हो सका। मैं समझी नहीं माँ जी, तो मेरी कहीं टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है, इसी तरह अम्मी से भी, ख़ुसूसन आदला भाभी वाले इशू पर भी। मैं पहले भी पूरी कोशिश करती हूँ उनसे लाताल्लुक़ रहने की, अब मज़ीद करूँगी। मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे को बगौर देखा। उसके तासुरात से कतई अंदाज़ा ना हो सका कि बुआ जी ने उससे दोनों के रिश्ते वाली बात से मुतल्लिक डिस्कस किया हो। इसके अलावा कोई और बात बुआ जी ने तो तुमसे नहीं कही। वो अपने बारे में उसकी राय जानना चाहता था, मगर उसके तासुरात से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सिरे से कुछ जानती ही ना हो। उसे बड़ी हैरत हुई। माँ जी बतौर ख़ास इसलिए गांव आई थी, बुआ जी से बात भी की थी, और क्या मुमकिन है कि बुआ जी ने आपसे डिस्कस ना किया हो, आपकी राय या मर्ज़ी दरियाफ़्त ना की हो? वो पुरसोच नज़रों से उससे पूछ रहा था। नहीं, आपसे मुतल्लिक बात की थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुस्तफ़ा ने उसकी संजीदगी पर हैरत से देखा। मेरे मुतल्लिक क्या बात की थी? यही कि आंटी आपके लिए कोई लड़की पसंद कर चुकी है, जल्दी आपका रिश्ता तय कर देंगी। इसी सिलसिले में वो अम्मी और बाबा साहब की मर्ज़ी जानने के लिए गांव आई थी। इसके अलावा मेरा मतलब है तुमने पूछा नहीं कि लड़की कौन है? बामुश्किल अपने आप पर काबू पाती शहवार को अब अपनी हथेलियाँ भीगती हुई महसूस हुई। पूछा था, कह रही थी कि ख़ानदान की है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा मुझे भी। हाथों को मसलते वो फिर बाहर की तरफ देखने लगी थी। मुस्तफ़ा ने उसे गौर से देखा। मिरर से उसका साइड पोज ही दिखाई दे रहा था। चले हम भी देख लेंगे शहवार बीबी कि कब तक आप ला इल्म रहती हैं। उसने अपनी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग की जानिब मबजूल कर दी। हो गई वापसी बाजार की खाक छान कर। जैसे ही दोनों ने लाउंज में कदम रखा, एहसन भाई ने मुस्कुरा कर पूछा, जाहिर है वापसी हुई है तो इस वक्त दिखाई दे रही हूँ। सोफे पर टिकते उसने एहसन को जवाब देते इतराफ़ में देखा। टीवी पर कोई टॉक शो चल रहा था। ज़िया मामू और वक़ार अहमद साहब दोनों उधर मतवज्जे थे। एहसन और वलीद भी एक ही सोफ़े पर बरा जमान उधर ही मतवज्जे थे, मगर अब दोनों की आमद पर उनकी तवज्जो उस जानिब हो गई थी। मंसूर खान बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स उठाए चला आया तो उन्होंने उसे देखा। ये कहाँ रखूँ बीबी साहिबा? मामा के रूम में रखा। वो आकर एक दफ़ा चेक कर लेंगे। सैंडल से अपने पाँव आज़ाद करके सोफ़े पर रखकर वो हाथों से पैरों की उंगलियां दबाने लगी थी। अज़मत पानी ले आओ, रोशी ने आवाज़ दी तो वली ने दोनों को देखा, यानी कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वली यार, मैं सोचता हूँ कि मर्द इतनी मेहनत और खजल ख्वारी करके कमाता है, ये औरतें बाज़ारों में ये सारी कमाई झोंक आती हैं, भला ऐसा क्यों होता है? वो बज़ाहिर संजीदा था, मगर इस संजीदगी में जो शरारत पिनहा थी। अना ने घूर के भाई को देखा। अज़मत पानी ले आई थी। उसने गिलास लेकर लबों से लगाया। यार, इसमें तुम्हारी सोच का कोई कसूर नहीं, औरत की फितरत ही ये है। मर्द की कमाई को ये खर्च करके रूहानी तस्कीन हासिल करती है। अगर औरत बाज़ार का चक्कर ना लगाए तो बाज़ार सुनसान हो जाए। चलो, मर्दों के कमाने का एक फ़ायदा तो होता है कि किसी का फ़ायदा हो जाता है और उनकी रूहानी हिस्से तस्कीन पा जाती है। उफ़ वली भाई, या आप दोनों क्या टॉपिक लेकर बैठ गए? सभी औरतें ये काम करती हैं, मजबूरी और शौकिया दोनों सूरतों में। हम कौन सा रोज़ जाते हैं, शादी की शॉपिंग किया और तो कुछ नहीं। अना ने वलीद के अल्फाज पर उसे घूर कर सामने टीवी की तरफ देखना शुरू कर दिया था, जबकि रोशी ने जवाब दिया था, कह तो तुम भी ठीक रही हो। अपने साथ बैठी उस हसीन खातून से पूछकर ज़रा बताओ कि उनका मूड क्यों ऑफ है। रोशी को बहलाकर उसने अना को छेड़ा था। अब की बार वक़ार और ज़िया मामू भी मतवज्जे हुए थे। वो सबको अपनी तरफ मतवज्जे होते देखकर घबरा गई थी। क्यों, क्या हुआ है अना को? सबसे पहले ज़िया मामू ने ही लबकुशाई की थी। कुछ नहीं हुआ मामू जान, बस ये ऐसे ही कह रहे हैं। उसने फ़ौरन वजाहत दी थी। बहुत कम अरसे में वो इतना तो अच्छी तरह जान चुकी थी कि वलीद खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे सख्त भूख लग रही है, मैं किचन में जा रही हूँ। उसने वहाँ से हट जाने में ही आफियत जानी थी। क्यों, बाज़ारों में खाने की अशिया दस्तयाब ना थी? वली ने फिर छेड़ा था। जाने भी दे वली भाई, बेचारी इतनी मुश्किल से तो बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई थी। अब मैं अकेली पुप्पो के साथ और क्या क्या देखूँ? रोशी को वलीद को टोकना पड़ा तो वह हंस पड़ा। मसला क्या है? लड़ाई तो नहीं होगी तुम दोनों में? ज़िया साहब को वलीद का अंदाज़ कुछ अजीब सा लगा तो फ़ौरन टोका। उनके टोकने पर वो फ़ौरन संभल गया। अरे नहीं बाबा जान, ऐसी कतई कोई बात नहीं, बस उसे यूं ही तंग कर रहा था। ज़रा ध्यान से रहना, इसे यूं ही छेड़ो या तंग करोगे तो वो फ़ौरन वॉकआउट कर जाती है। ऐसा नहीं, उसे डराया था।
अंदाज़ा हो रहा है। उसने पुरसोच अंदाज में किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो कुछ पल कबल गायब हुई थी। आइंदा उसे छेड़ने की गलती भी मत करना, बामुश्किल राज़ी होती है, जुर्माने के तौर पर जेब हल्की करवाना पड़ती है। एहसन की बात पर वो हंस दिया। हाय, आप क्या उसकी बुराइयां कर रहे हैं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मूडी है ज़रा, और तो कुछ नहीं। रोशी एहसन से उसकी बात सुनकर एकदम बोली थी। वैसे भी अना उसे बहुत अजीज़ थी, उसके बारे में उल्टा सीधा सुन ही नहीं सकती थी। हाँ, तकिया था जिन पर वही पत्ते हवा देने लगे। वो उस बर्जस्ता अंदाज पर चीम सी गई थी। मोहतरमा, ये बुराइयों वाला डिपार्टमेंट अब आप ख़वातीन का है। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग हैं, जो भी कहते हैं हम मुँह पर कहते हैं। वो कहाँ बाज आने वाला था। रोशी ने उठ जाना ही बेहतर समझा। रोशी, सुगरा से कहो 1 कप कॉफ़ी बनाकर भेज दे। उसे उठकर जाते देखकर बली ने कहा तो वो रुक गई। आपको ये अना वाली लत क्यों लगती जा रही है? कॉफ़ी भी कोई पीने वाली चीज़ है? निरी कड़वी कसीली बदमज़ा सी कॉफ़ी। उसने फ़ौरन एतराज़ किया था। भाई, जिस वक्त जिस चीज़ की तलब होगी वही मांगूंगा ना। चलो कॉफ़ी नहीं, चाय ही भिजवा दो, कुछ तो हो। मैं देखती हूँ। वो किचन में आई तो अना खाना खाकर बर्तन समेटकर सिंक में रख रही थी, जबकि सुगरा चाय तैयार करके बाकी लवाजमात ट्रॉली में सजा चुकी थी। चलो शुक्र है चाय तैयार है। अना लाउंज में सब चाय मांग रहे हैं, तुम ले जाओ, मैं ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त कर रहा हूँ। वो कहकर जल्दी से निकल गई थी। अना अब दोबारा वलीद का सामना करने के मूड में ना थी। उसने मुँह बनाया। सुगरा, सब रेडी है, तुम खुद ही ले जाओ। मेरा पूछे तो कह देना मैं चाय पी चुकी हूँ और अपने कमरे में हूँ। रात को वो लोग वापस पहुँचे थे। थकन से बुरा हाल था। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों को चल दिए थे और अब नाश्ते की टेबल पर सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। आदला भाभी की वजह से गैर महसूस खामोशी का दौरानिया मज़ीद बढ़ गया था। शहवार भी गाड़ी तैयार है। मुलाजमा ने आकर ड्राइवर का पैगाम दिया था। मैं आती हूँ। दूध का गिलास ख़त्म करके वो टेबल पर ही रखी अपनी फ़ाइल, बुक्स और बैग लेकर उठ खड़ी हुई थी। ओके बाबा, मैं भी चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपने पीछे मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनकर भी वो बगैर पलटे बाहर निकल आई थी। शहवार, ठहरो। वो गाड़ी के खुले दरवाजे में बैठ रही थी जब मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनकर ठहर गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसी की तरफ आ रहा था। आज से तुम्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम मेरे साथ जाया करोगी। रह गई पिक करने की बात तो वो ड्राइवर कर लेगा। उसके करीब पहुंचकर उसने अपने रोकने की वजह बयान की तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। मगर वो क्यों भला? मैं तो रोज़ाना ड्राइवर के हमरा ही जाती हूँ ना। अपने अयाज वाले मामले में हेल्प का कहा था। I mean, ये इसी सिलसिले का एक स्टेप है, क्या समझी? समझ तो गई हूँ, पर इससे क्या होगा? उसे मुस्तफ़ा के साथ जाने पर एतराज़ था, इसीलिए उसने कुछ नागवारी से कहा था। इंसान वक्तों हालात को काबू करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाता है, उसे भी एक स्ट्रेटजी समझ लो। मेरा ख्याल है बाकी बहस हम गाड़ी में बैठकर कर लेते हैं। अगर इसी तरह खड़े रहे तो हम दोनों ज़रूर लेट हो सकते हैं। उसकी आंखों की उलझन को पढ़ते उसने मुस्कुराकर कहा और साथ ही वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया जो पोर्च में ही खड़ी थी। बैठो। उसके करीब गाड़ी लाकर फ्रंट सीट खोलकर उसे बैठने का कहा तो वो बादल नख्वास्ता बैठ गई। कुछ दूर आने के बाद उसने गर्दन मोड़कर शहवार को देखा। वो संजीदा चेहरा लिए बाहर देख रही थी। उसके देखने पर बोली, मैं ड्राइवर के साथ ही जाती हूँ, उसी के साथ जाने दे। मैंने आपसे मदद का ज़रूर कहा था, मगर मुझे आपके साथ जाना कतई मुनासिब नहीं लग रहा। खैर, जब सारी ज़िंदगी के लिए इंसान जिम्मेदारी उठा रहा है तो ये ज़रा सी जहमत क्या मायने रखती है। बहरहाल, इस वक्त मेरे पेश नज़र तुम्हारी हिफाजत मुकद्दम है। वो उसके पहले जुमले पर ही उलझ गई थी। अपने असाब चटकते महसूस हुए, यानी बड़ों में जो भी मामला तय पा रहा था उसकी बाकायदा रजामंदी से तय हो रहा था। वो खामोश रही। मुस्तफ़ा ने उसके संजीदा से चेहरे को देखा। ब्राउन बड़ी सी कढ़ाई वाली चादर में सारा वजूद लपेटे वो इस वक्त खासी मगरूर और पुरवकार सी लगी। मुस्तफ़ा को तमानियत का एहसास हुआ था। मैं अयाज अब्दुल कयूम की किस्म के लोगों को कतई कोई अहमियत नहीं देता। ऐसे लोग जस्ट कागज़ के शेर होते हैं। हाँ, मैं अपने दुश्मन को कभी बुज़दिल समझकर नज़रअंदाज नहीं करता। हर आन हर सूरत में उसकी तरफ से चौकन्ना रहता हूँ। ख़ुसूसन ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोगों से हर किस्म के रवैयों की तवक्को की जा सकती है। आदला भाभी का भाई होना ही उस शख्स पर नज़र रखने के लिए काफ़ी है। एक दिन वो तुम्हें मेरी गाड़ी से उतरते देख लेगा तो दूसरे दिन उसे इतना एहसास ज़रूर रहेगा कि वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाते हुए 100 बार ज़रूर सोचेगा। बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे अपने लायामल के फ़वाइद नताइज से आगाह कर रहा था। इस लायामल के बावजूद उसने कोई हरकत की तो उसने यूँ पूछा जैसे अभी भी उसकी वजाहत से गैर मुतमईन हो। तो वो मुस्कुरा दिया। तो हम किस लिए हैं? तुमने मुझे सब बताकर जो एतमाद किया है इसमें मुझे कभी पीछे नहीं पाओगी। एक मशहूर कहावत है,
घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। ये अलमिया है कि इंसान करप्ट किस्म का हो तो उसके लिए दाव होते हैं। आजमाने को हमें भी तमाम ट्रिक समझाए गए हैं, कैसे दुश्मनों से कैसे निपटते हैं। वो अगर कोई और हरकत करेगा तो यकीनन हाथ पर हाथ धरे हम भी नहीं बैठेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्शन ले सकता था, मगर मेरे लिए अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत ज़्यादा मुकद्दम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस मसले को इस तरह हैंडल करूँ कि ना तुम पर कोई हर्फ आए और ना ही कोई और इशू उठे। धीमे लहजे में कहते उसने आखिर में उसे देखा तो वो कुछ सोचते अपने ही किसी ख्याल में उलझी हुई थी। क्या सोच रही हो? उसके सभी रोशन तरोताज़ा चेहरे को बगौर देखते उसने इस्तफसार किया तो वो चौंक कर नफ़े में सर हिला गई। परेशान हो? कल सारे सफ़र में उसका जो रवैया और अंदाज़ रहा था वो तो एक तरफ, इस वक्त भी वो खासी उलझी हुई दिखाई दी तो वो पूछे बगैर न रह सका। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, आपके इस्लाह अमल से ज़रूर उलझ गई हूँ। खैर, आपने इतना बड़ा स्टेप उठाने का इरादा किया है तो यकीनन सोच समझ कर ही किया होगा। जब मुझ पर एतबार किया है तो खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। उसके अल्फाज में एकदम सख्ती दर आई थी। औरत जितनी खौफज़दा हो, मर्द उसे उतना ही आसान शिकार समझकर शिकार करने की कोशिश करता है। मैं तो तुम्हें खासी बहादुर लड़की समझ रहा था। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। उस आवारा बदमाश इंसान के रवैयों को जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी हरकत, उसके अल्फाज, उसके तमाम रद्द-ए-अमल आप कुछ भी नहीं समझ सकते। आदला भाभी और उनका ये भाई मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या बताऊँ आपको? वो एकदम रो दी थी और मुस्तफ़ा हैरत से गुंग उसी किनारे पर बैठा रह गया था। तो क्या वो शख्स तमाम हदूद पार कर गया है? वो तो समझ रहा था कि बात महज छेड़छाड़ तक होगी, तो क्या अभी बताने को और भी बहुत कुछ बाकी था। एक आवारा इंसान किस तरह सहज सहज कर कदम उठाने वाली लड़की के पंदार को ठेस पहुंचा सकता था, वो हैरत ज़दा था। क्या धमकियाँ देता है तुम्हें? उसके लबो लहजे में एकदम चट्टानों की सी सख्ती दर आई थी। वो अंदाज़ा लगाना चाह रहा था कि उस शख्स का आवारापन गलाजत की सूरत किस हद तक गया होगा। ये तो बहुत ही अव्वल दर्जे की सूरत है। कहीं बार तो ऐसा हुआ कि कॉलेज की चार दीवारी में पनाह ढूंढते ढूंढते ज़िल्लत और रुसवाई के एहसास से मर जाने को जी चाहता है। उसकी आवाज़ में आंसुओं की सिसकियाँ भर गई थी। मुस्तफ़ा ने होंठ सख्ती से दांतों तले दबा लिए। मुझे खुलकर बताओ शहवार, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता और क्या क्या धमकियाँ देता है? उसके अंदर का गयूर मर्द एकदम बुफर उठा था। गाड़ी एक झटके से साइड में रोकते पथरीले तासुरात लिए पूछ रहा था, प्लीज़ मुझसे कुछ भी नहीं पूछिए। मैंने बहुत मजबूर होकर आपसे इस मसले पर मदद चाहिए। आप खुद समझदार बाशऊर इंसान हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक जा सकता है और किन नताइज की धमकियाँ दे सकता है। मैं बहुत अरसा चुप रही हूँ, मगर अब मज़ीद कोई ज़िल्लत नहीं सह सकती। वो हाथों में चेहरा छुपाकर खुल कर रो दी। मुस्तफ़ा के अंदर गोया आतिश फिशा उबल पड़ा। उसने झटके से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की थी। इतने रैश अंदाज में गाड़ी भगाते देखकर शहवार ने खौफज़दा होकर उसे देखा। वो लब दांतों तले दबाए बिल्कुल सीध में देखते गाड़ी चला नहीं रहा था बल्कि उड़ा रहा था। इस ख़ानदान के तमाम मर्दी गैरत व इज़्ज़त के नाम पर बड़े गयूर थे, मर मिटने वाले। क्या मैंने तमाम कुछ बताकर बहुत बुरा किया है? खौफ से उसके आंसू रुक गए थे। चादर से चेहरा साफ करते उसने नहायत खौफज़दा नज़रों से उसे देखा। अगर मैं इसे ना बताती तो खुद ही मर जाती। वो खुद ही नरहाल हो गई थी। चंद मिनट बाद उसकी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के सामने थी। आप? उसने उसके तेवरों से खाइफ होकर कुछ कहना चाहा, मगर उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने के बाद उसकी तरफ का डोर आकर खोल दिया था। आओ उतरो। उसके तासुरात हनूज थे। तुम्हें उस शख्स से खौफज़दा होने की कतई ज़रूरत नहीं। उसको कैसे हैंडल करना है ये सब मेरा मसला है। डोंट वरी, ओके? अपने उसी संजीदा अंदाज में कहकर उसने उसे उतरने का इशारा किया तो वो अपनी फ़ाइल, बुक्स और बैग थामे उतर आई। वापसी पर ड्राइवर लेने आएगा, उसे मैं समझा दूंगा। वो उसे गेट तक छोड़ने आया था। अल्लाह हाफिज़। वो उसके तेवरों से खाइफ होती बस यही कह पाई थी, अल्लाह हाफिज़। वो अंदर चली गई थी जबकि वो पलटकर अपनी गाड़ी में जा बैठा था। अब कि उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए थे। वो न जाने कितनी देर तक गुमसुम बैठी रही थी, उसे खुद भी पता नहीं था। शहवार अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करते उसने सर उठाकर देखा। अना थी जो मुतफक्किर से खड़ी थी। कहाँ गायब थी? मैं कितनी देर से गेट पर नज़रें जमाए तुम्हारी मुंतज़िर खड़ी थी और तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठी हुई हो? हाथ मिलाकर वो उसके साथ बेंच पर ही बैठ गई थी। कुछ नहीं, बस 2-3 मिनट पहले ही आई हूँ। मैं इधर बैठकर तुम्हें ही देख रही थी। अना ने उसे बगौर देखा। आंखों की सुर्खी से वो चौंकी, मगर शहवार के उठने पर बगैर कुछ पूछे खुद भी उठ खड़ी हुई। आंटी कैसी हैं और कैसी छुट्टियां गुजारी? साथ साथ चलते अना ने पूछा तो वो मुस्कुरा दी।
अम्मी ठीक है, बस अर्जेंटली आंटी का प्रोग्राम बन गया था, इसलिए तुम्हें बर वक्त इत्ला ना कर सकी। मुझे यकीन था कि इत्ला ना करने पर तुम मुझे कोसती होगे। हाँ, गुस्सा तो मुझे बड़ा आया था। परसों सारा दिन बहुत बोर हुई मैं, ज़रा दिल ना लगा। कॉलेज में कुछ ख़ास स्टडी भी ना थी, बस अस्पताल का चक्कर लगा था। वो दोनों बातें करती अपने क्लासरूम की तरफ आ रही थी। उनकी क्लास ऊपर थी। पहले जीना तय करना था, न सोचा था कि दुनिया से जाता है कोई। बड़ी देर की मेहरबा आते आते दोनों किसी बात पर मुस्कुराते सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जब अचानक किसी कोने से निकलकर वो शख्स किसी आसेब की तरह सामने आया था। उफ, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें तमीज़ नहीं, हटो सामने से। अना तो एकदम गुस्से से फुनकारी थी। वो निगाहों में वारफ्तगी समेटे मुस्कुराते हुए शहवार को देख रहा था। इसे बदतमीज़ी नहीं, जज्बा इश्क कहते हैं। कहिए कैसी है मोहतरम खातून शहवार सिकंदर साहिबा। उसने अना को जवाब देने के बजाय वालहाना नज़रों से शहवार के चेहरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया था। शहवार के चेहरे पर बरहमी के आसार बढ़े थे। वो कितना नज़रअंदाज करती उसको। शट अप, हटो सामने से, तुम्हारे जैसे आवारा लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते। वो गुस्से से फट पड़ी थी। वो खिलखिलाकर हंस दिया था। मोहतरमा शहवार साहिबा, आप मुंह न लगने की बात करते हैं। हम तो ख्वाबो ख्याल में रोज़ाना जमाले यार में वसले खुमार के न जाने कौन कौन से मराहिल तय कर लेते हैं। कल तो खैर इतवार था, परसों कहाँ थी आप? उसकी बकवास पर उसने सख्ती से लब भींच लिए थे। खैर ना बताइए, हमें तो वैसे भी सब पता चल ही जाता है। मुस्तफ़ा शाहजेब के साथ छुट्टियां गुजारने मोहतरमा गाँव गई हुई थी। मुस्तफ़ा शाहजेब अली माना के आला ओहदे पर है, मगर ध्यान रखना ज़्यादा और ऊंचा हाथ मारोगी तो मुंह के बल भी गिर सकती हो। अंदाज धमकी अमेज था। क्या बकवास है ये? तुम होते कौन हो उसके साथ बदतमीज़ी करने वाले? अपनी लिमिट में रहो तुम मिस्टर, वरना मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक तुम्हारी शिकायत पहुंचा दूंगी। अना के लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। एकदम चटकते हुए उसने कहा था, बस सीधे शौक़ अना साहिबा, आप अपनी अजीज़ जान हस्ती के लिए ये शौक़ भी पूरा कर देखिएगा। इसके बाद हम जो सीन क्रिएट करेंगे वो भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। वैसे कुछ क़यामत तो आप भी नहीं। क्या ख्याल है किसी दिन फुर्सत में कैंटीन में बैठकर मुलाकात का ख़ास एहतमाम ना किया जाए? यू शट अप। वो एकदम आपे से बाहर हुई थी। वो खुलकर हंस दिया। इनकार की ये लज्जत इकरार में कहाँ है? बढ़ता है शौक़ गालिब उनकी नहीं से। कोई बात नहीं, हम तो आदी हैं। अपनी दोस्त को समझाइए, किसी दिन मुलाकात कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर कॉलेज में नहीं तो बाहर किसी होटल, किसी रूम, जहाँ भी चाहें। चॉइस इनकी होगी। एंटरटेन हम करेंगे। पैसा हाथ में होना चाहिए। दुनिया मुट्ठी में होती है और हमारी कमज़ोरी ये है कि हमने कभी इनकार का लफ्ज़ नहीं सुना। वो न जाने क्या क्या बकवास कर रहा था। दोनों हैरत से मुँह खोले उसकी घटिया सोच सुन रही थी। वैसे भी औरों के दर पर पलने वाली लड़की अपनी खुदी का प्रचार करते इज़्ज़त व आबरू के अल्फाज इस्तेमाल करे, कुछ जचते नहीं। ऐसी लड़की हमारे लिए टिश्यू पेपर से ज़्यादा वक़्त नहीं रखती। शट अप। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उसका हाथ बेख्तियार उठा था। इससे पहले कि शहवार का हाथ उसके चेहरे पर पड़ता, अयाज़ अब्दुल कयूम ने नहायत बेदर्दी से हाथ थाम लिया था। हिम्मत है तुम्हारी शहवार बीबी, वरना हम पर तो आज तक हमारे माँ बाप ने हाथ उठाने की जुर्रत नहीं की। शुक्र करो ये लगा नहीं, अगर लग जाता तो तुम अपने कदमों पर वापस चल कर जाने की हिम्मत खो देती। वो एकदम मुफर कर गोया हुआ था। अना भी हैरत ज़दा खड़ी रह गई थी। कितना धमकी अमेज़ सफाक अंदाज था। तुम इंतहाई जलील कमीने इंसान हो, छोड़ो मेरा हाथ। सुबह सुबह बात इस नहज तक आ जाएगी, दोनों के गुमान में ना था। उसने पूरी ताकत लगाकर उसकी गिरफ्त से हाथ खींचना चाहा था, मगर नाकाम रही थी। वो शख्स नहायत मकरू मुस्कुराहट लिए देख रहा था। बड़ा नर्म व नाजुक हाथ है ये हाथ तो सिर्फ फूलों की नरमाहट महसूस करने के लिए बने हैं। उसने सख्ती से हाथ खींचा था और अना की परवाह किए बगैर भागते हुए मंजर से ओझल हो गई थी। बहुत हो गई, हद होती है बर्दाश्त की भी। अब लगता है कि कोई माकूल बंदोबस्त तुम्हारा करवाना ही पड़ेगा। अना गुस्से से उसे कहते फ़ौरन तेज़ कदमों से उसी तरफ चलती थी जहाँ शहवार गुम हुई थी। उसे एकदम शहवार की फ़िक्र हुई थी। सुबह सुबह शहवार से होने वाली गुफ्तगू ने उसे इस हद तक परेशान रखा कि वह ऑफिस आकर भी मुकम्मल तवज्जो ध्यान से कोई काम न कर सका था। बहुत थक कर खुद से उलझने के बाद उसने अमजद को बुलवा लिया। सर आपने बुलवाया? सलाम करके वो मुअद्दिब खड़ा पूछ रहा था। हाँ अमजद, आओ बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो अटेंशन बैठ गया था। मैंने तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया था वो कहाँ तक पहुँचा? अपने सामने रखे लैपटॉप और फाइल्स को एक तरफ करते उसने मुकम्मल तवज्जो से अमजद को देखा। सर तकरीबन तमाम काम मुकम्मल है। क्या ब्रीफिंग है?
सर मैंने फ़ाइल रेडी कर ली है, अगर आप कहें तो फ़ाइल ले आऊँ? वो उठ कर चला गया था। 2-3 मिनट बाद दोबारा फ़ाइल लिए उसके सामने बैठा उसे तफसील बता रहा था। सर आपने से मुझसे अयाज़ अब्दुल क़य्यूम के मुतल्लिक डिटेल जमा करने का कहा था, मगर सर जब मैंने उस शख्स के मुतल्लिक मालूमात करवाई तो उसके पेरेंट्स के मुतल्लिक भी बड़े अजीबो-गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। फ़ाइल उसके सामने रखते उसने बताया तो फ़ाइल खोलते मुस्तफ़ा ने सर उठाकर उसे देखा। मतलब? सर अब्दुल क़य्यूम नामी ये शख्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिज़नेस की दुनिया में इसका बड़ा नाम है। इसका अंदरून और बैरून मुल्क अच्छा खासा सरमाया इन्वेस्ट है। माजी में इसका नाम हमायूं था। गरीब माँ बाप की औलाद था। माँ बाप बचपन में किसी हादसे की वजह से इंतकाल कर गए थे। उसके चचा इशफाक अहमद ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। इशफाक अहमद माजी के मशहूर सनतकार मुख्तार अहमद का दामाद था। ये इशफाक अहमद मुख्तार अहमद की फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर था, मगर बला का चालबाज और मौका परस्त इंसान था। उसने मुख्तार अहमद को न जाने किस तरह अपनी चालाकियों से अपना गर्विदा बना लिया कि उसने अपनी इकलौती बेटी की शादी इशफाक अहमद से कर दी। इशफाक अहमद उसके 50% कारोबार का मालिक बन बैठा। हक़ाइक़ बताते हैं कि बहुत जल्द मुख्तार अहमद पर दामाद की असलियत वाज़ेह हो गई, मगर इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला कुन कदम उठाता, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। इशफाक अहमद की बीवी इस एक्सीडेंट को कत्ल का केस कहती थी। उन्होंने इस वक्त रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, मगर इशफाक अहमद ने मामले को न जाने किस तरह हैंडल किया कि तमाम मामला यकसर ख़त्म हो गया। अब इशफाक अहमद की भी एक बेटी लाला रूह, माँ की सारी जायदाद और कारोबार की तनहा वारिस मुस्तफ़ा शाहज़ेब के लिए। ये सारी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा होमवर्क किया है तुमने। तुम्हें ये सारी मालूमात कैसे दस्तयाब हुई? 50 साला अमजद ख़ान बहुत फ़र्ज़ शनास और ज़हीन इंसान था, बला का मामला फ़हम और ज़ीरक। सर यूँ समझिए कि माजी में इस हमायूं नामी शख्स से कई बार वास्ता पड़ा है, मुख्तलिफ़ केसेस के सिलसिले में। तुम्हारा मतलब है कि इस अब्दुल क़य्यूम से? यस सर। फिर अयाज़ अब्दुल क़य्यूम की इन्वेस्टिगेशन करवाते ही पता चल गया कि अब्दुल क़य्यूम मौजूदा और माजी की हमायूं अहमद का बेटा है, तो मेरे लिए केस की जांच पड़ताल करवाना बहुत आसान हो गया। मैंने इस शख्स पर कई बार काम कर चुका हूँ, मेरे पास इसके मुतल्लिक अच्छा खासा मवाद मौजूद है। बस अलमिया यह है कि इस शख्स के पास दौलत जैसी ताकत है। वो हर बार इतनी सफाई से अपना दामन बचा कर निकल जाता है कि मेरी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। सर इस शख्स से मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं। सर मुजरिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मैंने मसमम इरादा किया हुआ है। अगर आप मेरे साथ मुकम्मल ताउन का वादा करें, मुझे सपोर्ट करें, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस केस से मुतल्लिक आपको वो तमाम हक़ाइक़ मुहैया करूंगा जो किसी शख्स के वहमो गुमान में भी ना होंगे। वो अमजद ख़ान के लहजे में पलती नफ़रत देख रहा था। सर ये शख्स जितना शरीफ और मासूम नज़र आता है, ये उतना ही घिनौने किरदार का हामिल इंसान है। सही ये इंसान की खाल में भेड़िया है। कूल डाउन अमजद, उसने फ़ौरन उसे रिलैक्स किया। तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक़ है? सर सब बताऊंगा, आपको बस थोड़े से हक़ाइक़ से नकाब कुशाई बाकी है। सर इस डिपार्टमेंट में एक मकसद लेकर आया था, और वो मकसद ये था कि हमायूं अहमद के उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना। मेरे जमाशुदा हक़ाइक़ का एक अहम मोरा मंजर से गायब है, लाला रूह। सर ये बज़ाहिर बरसों पहले मर जाने वाला किरदार है, मगर हक़ाइक़ की तलाश के दौरान मुझ पर वाज़ेह हुआ कि असल हक़ाइक़ वो नहीं जो नज़र आ रहे हैं। सर मुझे लाला रूह के शौहर, अगर वो मर नहीं गया, और उसके बच्चों की तलाश है बस। ओह, तो ये बहुत उलझी हुई कहानी है। हम ये तो सब हैंडल कर ही लेंगे। मुझे पहले अयाज़ अब्दुल क़य्यूम के मुतल्लिक ब्रीफिंग दो। मुझे फ़िलहाल अयाज़ वाला मामला हैंडल करना है। मुस्तफ़ा के लहजे में अयाज़ के लिए ऐसी नागवारी ज़रूर थी कि अमजद ख़ान ने सर उठाकर उसे बगौर देखा। सर कोई ख़ास बात है? अयाज़ के मुतल्लिक तुमने जो भी हक़ाइक़ जमा किए हैं वो बताओ। सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मुस्तफ़ा ने उसे देखा, वो उलझा हुआ था। हाँ कहो। आपकी तो इन लोगों से रिश्तेदारी है, आपके बड़े भाई अब्बास अली की शादी अब्दुल क़य्यूम की बेटी से हुई है। आपको तो अयाज़ नामी शख्स से मुतल्लिक सब बातों का इल्म होगा, फिर ख़ुसूसन ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाई जा रही है? वो झिझकते हुए इस्तफ़सार कर रहा था। मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिया। बस ज़रूरत पड़ गई है, तुम पहले हक़ाइक़ बताओ, फिर मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। सर ये तो फितरी बात है, जो बीज बोएंगे फसल भी वही होंगी। अयाज़ अपने माँ बाप की फितरत से कैसे हटकर हो सकता है, बल्कि माँ बाप से 2 हाथ आगे ही है। हाई सोसाइटी के बच्चों में मौजूदा तमाम इखलाकी और समाजी बुराइयाँ उनके लिए तोरा इम्तियाज़ होती है। अयाज़ भी
में भी पाई जाती हैं। क्लब जाना, ड्रिंक करना, सिन्फ मुखालिफ से दोस्ती, वक्त गुजारी, ये बहुत आम सी बातें हैं। सर, उसका 4 लड़कों पर मुश्तमिल ग्रुप है। ये ग्रुप फ़िलहाल किसी बहुत बड़ी सरगर्मी में मुलविस नहीं है। मोबाइल फ़ोन छीनना, एंजॉयमेंट के तौर पर किसी भी राह चलते को रोककर नकदी और कीमती सामान छीन लेना, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी मजबूर व बेबस लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर देना। इसकी इंतहाई हद अगवा या रेप का केस भी हो सकता है। मुस्तफ़ा शशदर सा अमजद खान की सूरत देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बिलक बिलक कर रोता शहवार का मासूम दिलकश सरापा दर आया। ओह माय गॉड! वो एकदम गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। अमजद भी फ़ौरन खड़ा हुआ। ये कम से कम हद है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद क्या हो सकती है? उसके अंदर एकदम गमो गुस्से का उबाल उठा था। सर, ये तो उसकी आम सरगर्मियाँ हैं। और ख़ास सरगर्मियाँ क्या हैं? अमजद खान को लगा जैसे मुस्तफ़ा खान की आंखों में खून उतर आया। सर, इस पूरे ग्रुप के सब लड़के मिलकर ये काम करते हैं। ये सब लड़के छोटे मोटे घरानों के नहीं हैं। उनके लिए ये सब आम और रूटीन की जस्ट एंजॉयमेंट की थ्रिल है। अगर कभी किसी मुतासरा ख़ानदान या फ़र्द की रसाई पुलिस स्टेशन तक हो जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाना चाहें तो वो बेचारा खुद ही किसी जुर्म या इल्ज़ाम में धर लिया जाता है। ख़ुसूसन ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी लड़कियों को ज़्यादती या अगवा का निशाना बनाया जाता है, जो बहुत गरीब या मजबूर घराने के लोग होते हैं। माय गॉड! इधर से उधर टहलते बड़ी मुश्किल से वो अपने अंदर उठने वाले इश्तिहाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। दिस इज़ टू मच। अमजद खान खामोशी से उसका इस्तराब देख रहा था और अभी तक उनके खिलाफ़ किसी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एकदम रुककर अमजद का चेहरा देखा। सर, कार्रवाई तो तब की जाए जब कोई सबूत बाकी हो या मामला थ्रू प्रॉपर चैनल से पेश किया जाए। इन लड़कों के वालिदैन मामले को अगले कदम में दाखिल होने ही नहीं देते, दे दिलाकर मुतासरा ख़ानदान को चुप करा देते हैं। क्या तुम जानते हो ऐसे किसी मुतासरा ख़ानदान को? सर, पता करवाना मुश्किल नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अपनी तमाम फोर्स और रिसोर्सेज इस केस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। तुम चंद दिनों में किसी ऐसे ख़ानदान को मंजर आम पर लाओ जो वाकई मुतासरा है, महज झूठ पर मबनी ना हो। अब अब्दुल कयूम साहब की नेक नामी और शराफत का भांडा बीच चौराहे पर मैं फोड़ूंगा और उस अयाज और उसके साथियों को इबरतनाक अंजाम से दो चार कराने को तैयार हूँ। सर, ये काम हो जाएगा, मगर सर मुझे इसकी वजह भी बता दें ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि इस शख्स के मुतालिक और किस किस्म के सबूत दरकार होना चाहिए। अमजद खान ने धीमे से कहा। तो मुस्तफ़ा एक गहरा सांस लेता कुर्सी पर टिक गया। जिस मेडिकल कॉलेज में ये ज़ेर तालीम है, वहाँ मेरे अजीज़ों में से भी एक हस्ती हैं। यूँ समझ लो, अमजद खान एक किरदार शख्स की गलाजत के छींटे किसी के वजूद को किस तरह दागदार कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस केस को हैंडल कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे अपने ख़ानदान की जिल्लत किसी तौर भी गवारा नहीं। तुम मुतासरा ख़ानदान में से किसी एक फ़र्द को भी मंजर आम पर ले आओ, बाकी मामले को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। इस शख्स को अपनी बदकिरदारी की सज़ा झेलना होगी। ओके सर। अमजद खान फ़ौरन सारा मामला समझकर सर हिला गया। सर, एक मशवरा दूँ? वो कुछ झिझकते हुए पूछ रहा था। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर शहनाज हमारे डिपार्टमेंट का वो मोहरा है जिसकी जहानत के सामने बड़े बड़े क्रिमिनल घुटने टेकने पर मजबूर हो सकते हैं। हम उन पर हर चैनल्स को इस्तेमाल करेंगे। इस शख्स के थ्रू उसके वालिद और फिर माजी के तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठा सकते हैं। सर, बगैर किसी नॉलेज के में आए हम इस शख्स तक रसाई पा सकते हैं। अमजद खान के मशवरे पर मुस्तफ़ा ने बड़ी नागवारी से उसे देखा था। तुम अच्छी तरह जानते हो अमजद खान कि मैं किसी भी केस को हल करने के लिए किसी औरत को इस्तेमाल करना मर्दानगी और गैरत के ख़िलाफ़ समझता हूँ। वो औरत ज़ात है और मर्द बहरहाल मर्द ही होता है। सर, इंस्पेक्टर शहनाज पहले भी ऐसे बेशुमार केसेस बहुत कामयाबी से हैंडल कर चुकी हैं, बगैर किसी नुकसान के, जस्ट अपनी जहानत के बलबूते पर। आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें। हमारे डिपार्टमेंट में इन तमाम लेडीज़ को ऐसे केसेस से निपटने के लिए तमाम ट्रिक्स समझाए और सिखाए जाते हैं। अगर कामयाबी ना भी हो, मगर अपने आप को संभालते मामले की तह तक पहुँचने की ये ख़वातीन ज़रूर कोशिश करती हैं। अमजद खान का अंदाज़ कायल करने वाला था। वो चंद पल बगौर उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हें यकीन है कि इंस्पेक्टर शहनाज के किरदार पर कोई हर्फ ना आएगा? सर, ये हमारी ड्यूटी है। इतनी लड़कियों को ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से बचाने के लिए किसी न किसी एक को दलदल में उतरना ही पड़ेगा ना। मुझे यकीन है जिसे मैं दलदल में उतरना कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर शहनाज इस दलदल से बखैर आफियत निकलने, तमाम मामले को निपटाने में हमारी मदद ज़रूर करेंगी। ठीक है, आज से इस केस पर काम शुरू कर दो और इंस्पेक्टर शहनाज को तमाम सूरत हाल समझाकर अच्छी तरह ब्रीफ करके मेरे पास भेजो।
कुछ देर सोचने के बाद आखिर उसने हाँ कह दी थी। यस सर। वो उठकर सलाम करते बाहर निकल गया था। उसने आहिस्ती से फाइल खोल ली थी। जो वो फाइल में मौजूद हक़ाइक़ और दलाइल को स्टडी कर रहा था। इस मामले के मुतालिक तमाम सबूत और रिकॉर्ड समेत हक़ाइक़ इस फाइल में मौजूद थे। मुस्तफ़ा की दिलचस्पी अज़हद बढ़ गई थी। भाई ये अमजद खान तो बड़ा कारआमद इंसान है। हैरत है, इतने कम अरसे में इतनी मुद्दल और तफसीली मालूमात। वो सराहे बगैर न रह सका था, मगर वो ये नहीं समझ सका था कि इन मालूमात को हासिल करने के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियों से मुंह मोड़े सिर्फ इसी एक केस को हल कर रहा था। ये मालूमात एक दो दिन का निचोड़ ना थी, बल्कि सारी ज़िंदगी की जहद मुसलसल थी, जिससे अभी मज़ीद हक़ाइक़ वाज़े होने थे। वो बड़ी बारीक बीनी से केस स्टडी कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देकर इंस्पेक्टर शहनाज अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उसने एक नज़र बगौर उस औरत को देखा। नहायत खूबसूरत और तीखे नकूश की मालिक। ये पिछले 10 साल से डिपार्टमेंट में थी। उसका गुज़श्ता रिकॉर्ड बहुत साफ शफाफ और बेदाग था। ये अपनी उम्र से कहीं साल कम लगती थी। शायद ये इसलिए था कि ये अपने आप को मेंटेन रखती थी। आपको अमजद खान ने तमाम सूरत हाल समझा दी है क्या? जी सर। आपके सामने एक नहायत औबाश और आवारा मिजाज लड़का होगा। किस तरह हैंडल करना है अंदाज़ा है? संजीदा अंदाज में उसे देखा वो मुस्कुरा दी। सर मैंने इससे भी ज़्यादा मकार और चाहदीदा मर्दों को हैंडल कर चुकी हूँ। ऐसे लड़के तो बस एक दो मुलाकातों की मार है। मगर सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एतमाद पर पूरा उतर पाऊँ। मुस्तफ़ा ने चंद पल उसे देखा। वो बेपनाह खूबसूरत थी। उसकी निगाहों के सामने बार बार शहवार का सरापा आकर हलचल मचाता रहा। सर आप फ़िक्र नहीं करें, ये मेरी ड्यूटी है। हर साल मुझे स्पेशली ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि हर सूरत हाल, अगर सूरत हाल ऐसी गमगीन हो तो कैसे मामले को हैंडल करूँगी। सर वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उसने बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा। तो मुस्तफ़ा के असाब भी कदरे पुरसुकून हुए। आपको क्या करना होगा और कैसे, ये सब तफसीलात आपको ऐन वक्त पर दे दी जाएगी। आपने तमाम ब्रीफिंग बराह रास्त मुझे और अमजद खान को देना होगी। कोई भी कदम हमारी नॉलेज में रख कर उठाना होगा। छोटी से छोटी बात की तफसील हम तक पहुंचाना होगी। मैं ज़ाती तौर पर औरत को इस्तेमाल करना बहुत गलत समझता हूँ। ये अगर बहुत सी जानों की नामूस की बात ना होती तो मैं कतई आपको ज़हमत न देता, उसने उस पर साफ वाजे कर दिया था। डोंट वरी सर, उसने संजीदगी से कहा था। मुस्तफ़ा ने साइड पर रखा लैपटॉप अपने सामने खोल लिया था। कहीं कीज़ प्रेस करने के बाद उसने लैपटॉप का रुख इंस्पेक्टर शहनाज की तरफ मोड़ दिया था। ये चेहरा आप गौर से देख लें। इंस्पेक्टर शहनाज ने स्क्रीन पर झुलमिलाते चेहरे को बगौर देखा और मुस्तफ़ा शाहजेब अली को, जो अज़हद संजीदा तासुरात लिए हुए था। यस सर। एक ये चेहरा भी अजबर करें। उसने की दबाते एक और चेहरा सामने किया था। यस सर, कर लिया है, वो बोली थी। मुझे यकीन है कि आप हमारे एतमाद पर पूरा उतरेंगी। मैं ये फ़ाइल स्टडी कर लूँ, अगला लाहे अमल आपको बता दूँगा। अब आप जा सकती हैं। वो सलाम करते उल्टे कदमों बाहर निकल गई थी। मुस्तफ़ा शाहजेब अली ने लैपटॉप बंद करके चंद मिनट बगौर सोचा और फिर अपने सामने रखी फ़ाइल दोबारा खोल ली थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ ठठक कर रह गया। वो कारपेट पर अपनी किताबें बिखेरे बज़ाहिर उनमें मसरूफ़ दिखाई दे रही थी, मगर उसका ध्यान उस जानिब था नहीं। उसने नज़र हटाकर अतराफ़ में देखा। टीवी चल रहा था। एक सोफ़े पर मेहरुन्निसा बेगम और लाइबा भाभी आपस में बातें कर रही थी और उनके मुकाबिल बैठी आदला की तमाम तर तवज्जो शहवार की तरफ थी। पता नहीं वो उसे घूर रही थी या उसकी महवियत को पढ़ रही थी, वो अंदाज़ा न लगा सका। वो अंदर जाने के बजाय बाहर लॉन की तरफ आ गया। उस पर आज अमजद की तैयार की गई फ़ाइल को स्टडी करके अब्दुल कयूम की शख्सियत के मुतालिक अजीबो गरीब इंकशाफात हुए थे। उसे तो आदला भाभी का अपने ख़ानदान में पाया जाना भी अब किसी ड्रामे का हिस्सा लग रहा था। वो जो इस केस के मुतालिक सोच रहा था मज़ीद उलझता जा रहा था, मगर बहरहाल कुछ वाज़े होने के बावजूद बहुत कुछ अभी भी पस मंज़र में था। कुछ ऐसा गैर हकीकी और पुरअसरार ज़रूर था जिस तक अभी अमजद खान की रसाई नहीं हो पाई थी। शायद इसीलिए अमजद खान कोई फ़ैसला कुन कदम नहीं उठा पा रहा था। अगर लाला रुख वाकई ज़िंदा थी तो वो मरने वाली औरत कौन है? वो जो सोच रहा था उसे ये कहानी मज़ीद उलझती महसूस हो रही थी। रखशंदा काम निपटाकर बाहर निकली थी। मुस्तफ़ा की निगाह उस पर पड़ी तो पुकार लिया, सुनो रखशंदा, शहवार बीबी को भेजो, उन्हें कहो मैं बुला रहा हूँ। जी साहब। वो फ़ौरन चल गई थी। वो 2-3 मिनट बाद उसे शहवार आती दिखाई दी तो वो सीधा आकर कुर्सी पर टिक गया। आपने बुलाया था? उसके अंदाज में उलझन थी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आओ बैठो। उसने मुकाबिल पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो खामोशी से टिक गई और फिर उसी खामोशी से मुस्तफ़ा को देखने लगी।
क्या कर रही थी? बड़ी सी चादर में अपने आप को छुपाए वो काफ़ी अफसरदा सी लगी। स्टडी कर रही थी। नहायत संजीदगी से जवाब मिला था। आज कॉलेज में सारा दिन कैसा गुजरा? उसने उसकी संजीदगी महसूस करके बराह रास्त वो बात पूछी जिसके लिए बुलवाया था। बस ठीक था। वो खासी उकताई हुई लगी। वो चौंका। खैरियत? उसने उसके रवैये की वजह जानना चाही। जी, अयाज कॉलेज आया था आज? बगौर उसका चेहरा देखते उसने पूछा। उसे अपना जवाब देता महसूस हुआ और आंखें बेख्तियार छलक उठी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर शिद्दत से रो दी और मुस्तफ़ा इस रद्द-ए-अमल पर हैरत ज़दा उसे देखता रह गया। शहवार, क्या हुआ? उसने तुम्हें परेशान किया है या कोई उल्टी सीधी हरकत या बकवास की है? तुम मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एकदम उसकी मर्दानगी उठ कर आई थी। वो रोती रही। मुस्तफ़ा शाहज़ेब अली को उसका रोना अजीब अजियत में धकेल गया। वो बेख्तियार उठकर उसके करीब दूसरी कुर्सी पर बैठा था। शहवार प्लीज़ रो मत, कुछ बताओ तो सही, मुल्तजी अंदाज में कहते मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थामा था, मगर वो फ़ौरन हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। आज पहली बार किसी मर्द ने उसके हाथ को छुआ था, वरना वो तो खुद को सीन कर रखने वाली लड़की थी। उसे अपना आप पहले ही अनदेखी आग में जलता महसूस हो रहा था। मुस्तफ़ा के गर्म हाथ की आदत ने और ही अंदाज में असर किया था। क्या हुआ? उसे यूँ बदक कर उठते देखकर वो चौंका था। आपने मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए बुलवाया या कोई और बात भी कहनी है? बमुश्किल अपने आप को संभालते अपने आंसू साफ करते उसने कहा। तो वह हैरान हुआ। शहवार का अंदाज बड़ा नाराज़ी लिए हुए था। उसे हैरानी हुई। जाहिर है इसी प्रॉब्लम के मुतालिक जानने के लिए बुलाया है, उसने भी संजीदगी से कहा। मुझसे इस बारे में बार बार पूछकर मुझे कांटों पर मत घसीटिए। ज़िल्लत से मर जाने का मकाम है ये मेरे लिए। मेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि मेरी माँ आप लोगों की पनाह लेने वाली औरत है और मैं उसकी बेबसो मजबूर बेटी जो आपके टुकड़ों पर पल रही है। उसके अंदर तो आग दहक रही थी। अयाज इसीलिए तो उसकी तरफ मतवज्जे हुआ था। दिन रात की अजियत अफरियत की तरह उसके साथ चिमटी हुई थी। वो किसी अच्छे घराने की होती तो वो क्यों कर उसे तंग करता? शट अप, क्या बकवास है ये? खुद तरसी का ये कौन सा अंदाज़ और ये बकवास किसने की है? उसके अल्फाज पर वो एकदम गुस्से से गोया हुआ था। आपको इससे क्या कि किसने ये बकवास की है? ये बकवास महज बकवास तो नहीं, ये कटल हकीकत है। ये खुद तरसी का अंदाज़ नहीं, वो सफाक हकीकत है जिसे अभी तक मैं भुलाए बैठी थी। मेरी माँ महज पनाह हासिल करने वाली एक औरत है और मैं उनकी बेटी। किसी के कहने से मैं या आप इस हकीकत को जुटला नहीं सकते। फैक्ट इज़ फैक्ट। मुस्तफ़ा ने बड़े गुस्से से उसे देखा। क्या कहा उसने आज? उसके लबो लहजे में एक आग सी दर आई थी। वो समझ गया था उसके रोने की वजह। एक गलीज़ इंसान की गलाजत की आखिरी हद क्या हो सकती है भला? वो रूबरू बोली थी और मुस्तफ़ा कहीं सानिये तक गुमसुम खड़ा रह गया था और फिर कुछ सोचते उसने खुद को पुरसुकून किया। इतनी टेंशन किस चीज़ की ले रही हो तुम? तुमने अपना मसला मुझसे डिस्कस कर दिया, मतलब अब ये मेरा हेडेक है। तुम पर पुरसुकून रहो और परेशान ना हो। चंद दिन उसकी बदतमीज़ियाँ चुपचाप सह जाओ, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, प्रॉमिस। वो अब कुछ नहीं कहेगा और ना ही करेगा। वो अंगारों पर लौट गई। इतना आसान है ना? जब एतबार किया तो मुकम्मल करो। ये बेएतमादी क्यों भला? कहा ना अब ये मेरा मसला है और इधर आराम से बैठकर मुझे बताओ कि उसने आज क्या बकवास की है। वो उसे इशारा करते खुद भी बैठ गया था। वो भी बैठकर धीरे धीरे सब बताने लगी। सारी बात सुनने के बाद उसे अपना खून खौलता महसूस हो रहा था। वो इस हद तक चला गया था। वो कितनी देर तक बेहिस्सो हरकत बैठा रहा था और शहवार सर झुकाए शर्मो निदामत से मर जाने को थी। शहवार बीबी आपका फ़ोन है। दोनों बगैर एक दूसरे से नज़रें मिलाए सर झुकाए उसी तरह गुमसुम अपनी अपनी सोचों में गर्क थे। जो मुलाजमा की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया था। शहवार ने सर उठाकर देखा। रक्षंदा उसका मोबाइल थामे खड़ी थी जो मुसलसल बज रहा था। उसने मोबाइल लेकर स्क्रीन पर नज़र डाली। हवेली से कॉल थी, यकीनन तबिंदा भी थी। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आवाज़ को बहाल करके उसने कॉल रिसीव की थी। वालेकुम अस्सलाम। किधर थी? मैं कितनी देर से कॉल कर रही थी। मोबाइल रूम में था, बस पता नहीं चला। मुस्तफ़ा ने उसे देखा। लबो लहजे से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि दूसरी तरफ कौन है। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक है ना? और बाबा साहब कैसे हैं? मुस्तफ़ा रिलैक्स होकर कुर्सी के पुश्तगाह से कमर टिकाकर सीधा होकर उसे देखने लगा। मैं भी ठीक हूँ और बाबा साहब भी। मुझे तुमसे बात करनी थी। आज भाभी बेगम की 2 दफ़ा कॉल आ चुकी है। वो मुझसे मेरा जवाब मांग रही हैं। तुम जानती हो मुझे कोई इनकार नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्हें टाल रही हूँ। अब बताओ क्या सोचा है तुमने? मैं भाभी को हाँ कह दूँ? उसने घबराकर निगाह उठाकर मुस्तफ़ा को देखा। वो मुकम्मल तौर पर मतवज्जे था। उसका दिल अजब अंदाज में धड़कने लगा। उसे अपनी हथेलियाँ भीगती हुई महसूस हुई। वो एकदम झुंझलाकर उठ खड़ी हुई। मैं आपको पहले भी मना कर चुकी हूँ, अब भी इनकार है। वो एकदम वहाँ से हटकर कदर फासले पर आ रुकी थी।
पागलपन की बातें मत करो, मुस्तफ़ा से बेहतर तुम्हें उम्र भर कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ से उन्होंने खासा नाराज़ होकर कहा था। पागलपन की बात नहीं ये, मुस्तफ़ा आखिरी फ़र्द तो नहीं अम्मी, ये खासा बेजोड़ ताल्लुक़ है। पहले ही उसके घर रहकर उनके टुकड़ों पर पलने के ताने देती है और मज़ीद न जाने क्या क्या सुनना पड़ जाए। सॉरी अम्मी, मुझे अपनी किरदार कशी कतई कबूल नहीं। उसका अंदाज़ दो टोक था। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, मैं इनकार नहीं करूँगी, कान खोल कर सुन लो। मैं एक उम्र गुजार चुकी हूँ, हर तरह के लोग और रवैयों को झेल चुकी हूँ। तुम अभी बच्ची हो। मैंने तुमसे ख्वामख्वाह में पूछ लिया था, चाहिए तो मुझे ये था कि डायरेक्ट भाभी को हाँ करती, जवाब जो अब भी करूँगी। तुम अपना भला नहीं समझ रही हो। तुम तो सोच रही तो मैं अहमक नहीं जो तुम्हें कुएं में छलांग लगाते देखती रहूं। मैं आज भाभी को हाँ कह रही हूँ। अब मैं भाभी बेगम को जल्द से जल्द इस रिश्ते को किसी नाम से मंसूब करने पर जोर दूंगी। उनका अंदाज़ कैसा अटल और फैसला कुन था। शहवार ने बेचारगी से मोबाइल को देखा, लाइन कट चुकी थी। क्या बात है, मालूम होता है बुआ जी से कोई बहस चल रही थी तुम्हारी। उसे कितनी देर तक अपनी जगह से हिलते ना पाकर वो खुद ही उठकर उसकी तरफ चला आया था। कोई बहस नहीं चल रही थी, बड़ी तल्खी से कहकर वो खासे नाराज़ तासुरात लिए तेज़ कदम उठाती वहाँ से निकल आई थी। मुस्तफ़ा ने हैरत से उसका रिएक्शन नोट किया था। बड़ी लंबी नशिश जमी तुम्हारी मुस्तफ़ा शाहज़ेब अली के साथ। वैसे क्या राजो न्याज हो रहे थे। आदला भाभी के काफ़ी तीखे लबो लहजे से सजे अल्फाज ने उसके कदम जकड़ लिए थे। वो राहदारी में ही रुक गई थी। उन्होंने बड़े तमस्खुराना तासुरात लिए उसे देखा था। वो चंद कदमों के फासले पर थी। आपसे मतलब? वो पहले ही भरी बैठी थी, एकदम तमाम लिहाज बलाए ताक रखते हुए बोली थी। आदला ने हैरत से उसे देखा। यानी हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं? उसका अंदाज तज़ही कमेज़ था। वो झुलस कर रह गई। मैं आपके सामने किसी बात की जवाब दे नहीं हूँ, हटिए सामने से। वो भी गुस्से से जवाबी कार्रवाई कर रही थी। वो क्यों लिहाज करती? उनका भाई हर हद पार करता जा रहा था, फिर वो क्यों लिहाज करती? हमारी प्यारी बन्नो, धीरे से सुकून से, माना कि मुस्तफ़ा के लिए तुम्हारा प्रपोज़ल दिया गया है, मगर ये ज़हन में रखो सिर्फ प्रपोज़ल दिया गया है। मुस्तफ़ा शाहज़ेब की ज़िंदगी में तुम जैसी 2 टके की लड़कियां दाखिल होने लगी तो फिर ऐसों वैसों की तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने गोया उसकी ज़ात के परखशे उड़ा दिए थे। आदला भाभी प्लीज़, हद होती है किसी बात की। मैं हमेशा आपके तंज़िया जुमले बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़र खरीदूँ। मेरी अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। आज तो उसकी गोया बर्दाश्त की सारी हदें ही ख़त्म हो गई थी। आदला ने बहुत ताज्जुब से उसे देखा। आज वो बहुत बदली महसूस हुई, नाकाबिले फ़हम। उनके मुँह पर 2 टोक जवाब देती, खासी बदलिहाज भी। और मुझे अपनी औकात, अपना मकाम बहुत अच्छी तरह अज़बर है। आप खुदारा बार बार मुझे ये मत एहसास दिलाया करें कि मैं इस घर के टुकड़ों पर पलने वाली 2 टके की लड़की हूँ। मैं जो भी हूँ मुझे अच्छी तरह इल्म है। वो इस कदर गुस्से से बोली थी कि उसके पीछे आते मुस्तफ़ा के कदम राहदारी में ही ठटक गए थे। क्या हो रहा है ये? शहवार के अल्फाज और आदला भाभी की मौजूदगी उसे एक पल लगा था सूरत हाल समझने में। शहवार उसकी आवाज़ सुनकर सुन रह गई और फिर एहसास तौहीन से उसे अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। यानी ये शख्स सब सुन चुका था। उसकी आंखें भर आई। वो बगैर रुके भागते हुए अपने कमरे की तरफ लपकी थी। आदला भाभी के चेहरे पर बड़ी फातिहाना किस्म की तंजिया मुस्कुराहट थी। वो अपने कमरे की तरफ चली गई थी। इस सारी सूरत हाल पर मुस्तफ़ा को पहली बार अंदाज़ा हुआ कि शहवार क्यों इतनी तल्ख हो रही है। आज कॉलेज में दोनों का दिन अच्छा खासा खुशगवार गुजरा था। शहवार बहुत खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ महसूस की जा सकती थी। अना गाहे बगाए उसे खुश देखकर मुस्कुराती रही थी। आज सारा दिन उन्हें अयाज अब्दुल कयूम नज़र नहीं आया था। अयाज उसके असाब पर मुसलसल एक खौफ की तरह छाया रहता, जिसे आज ना देखकर अंदर एक तमानियत का एहसास जागा था। आज दोनों कितने दिनों बाद कैंटीन की तरफ आई थी। ये जगह अयाज और उसके चेलों का मरकज़ थी, सो शहवार इस तरफ कदम रखने से गुरेज ही करती थी। दोनों ने कैंटीन आकर गर्मा गर्म समोसों के साथ चाय का ऑर्डर किया था। तुम सुनाओ, एहसन भाई की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? मामा और रोशी ही सब देख रही हैं। हाँ, छुट्टी वाले दिन रोशी की हेल्प मैं कर देती हूँ तो मामा को कुछ फ्री हैंड मिलता है। ड्रेसेस सारे के सारे मामा के बुटीक से ऑर्डर पर बनवाए गए हैं। हाँ, अभी वेडिंग ड्रेस बाकी है, बाकी तैयारियाँ भी बस सो हैं। तभी कैंटीन का वर्कर उनका ऑर्डर सर्व कर गया था। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अना और शहवार दोनों ने चौंक कर आने वाली हस्ती को देखा। अच्छी खासी प्यारी लड़की थी। एक अदा से बालों को झटकते उनके करीब टेबल के पास खड़ी इजाज़त तलब कर रही थी। सॉरी, आई डोंट नो हु आर यू? अना ने साफ चटाचट जवाब दिया था। लड़की मुस्कुरा दी।
जबकि शहवार खामोशी से लड़की को देख रही थी। कॉलेज में आज से पहले उन्होंने इस लड़की को नहीं देखा था। शफक मुर्तज़ा, न्यू कमर ऑफ दिस कॉलेज, इस्लामाबाद से माइग्रेट होकर इधर आई हूँ। वो खड़े खड़े ही अपना तारुफ करवा रही थी। असल में सारी टेबल्स फिल हैं, जो चंद एक हैं वो खाली हैं। मैंने सोचा कि अकेले बैठने की बजाय क्यों ना किसी की कंपनी को एंजॉय कर लिया जाए। शक्ल अंदाज से वो खासी मॉडर्न लगी थी। कमाल की ड्रेसिंग और मेकअप का ज़ौक़ था, मगर इसके बरक्स गुफ्तगू में बड़ा की शाइस्तगी थी। ओके, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं कहीं भी बैठ जाती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। वो पलटी थी। शहवार को अपनी और अना की बद इखलाक़ी बुरी लगी। सुनिए, आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। उसके कहने पर मुस्कुराकर बैठ गई थी। थैंक्स। अना ने बड़ी खोजती निगाहों से उसे देखा। आप ये समोसे लेना। शहवार की अखलाकियात अरूज पर थी। अना ने गहरा सांस लिया। वाई नॉट। वो लड़की भी गोया ऑफ़र की मुंतज़िर थी। शहवार की प्लेट से समोसा उठाकर आराम से खाने लगी थी। आप दोनों फ्रेंड्स हैं? बड़ी बेतकल्फ़ी से पूछा था। यस, अना ने संजीदगी से कहकर अपनी प्लेट भी उसकी तरफ खिसका दी थी। थैंक्स, मुझे समोसे बहुत पसंद हैं। अना खामोशी से चाय के घूंट लेती उसे देखेगी। आप दोनों ने अपना तारुफ नहीं करवाया। अना के संजीदा चेहरे पर एक मुस्कुराती निगाह डालते उसने फिर शहवार को देखा। हम दोनों फ्रेंड हैं, 4th ईयर में हैं। मेरा नाम शहवार सिकंदर है और ये अना वकार अहमद है। शहवार ने सलीके से बताया। वेरी नाइस, आप दोनों की तरह नाम भी बहुत प्यारे हैं। उसने बरमला तारीफ़ की थी। आप किस ईयर में माइग्रेट होकर आई हैं? अना की संजीदगी में ज़रा फ़र्क न आया था। मैं 2nd ईयर में माइग्रेट होकर आई हूँ। आप मुझसे 2 साल सीनियर है ना? उसने कहा तो शहवार ने भी बगौर देखा। लड़की बला की खूबसूरत थी। आप माइग्रेट होकर यहाँ क्यों आई हैं? उसने पूछा तो वो हंसती। मुझे डॉक्टरी वॉक्टरी से कोई दिलचस्पी नहीं, बस मारे बंदे इसमें दाखिला लिया है। 2 साल से 2nd ईयर में टिकी हुई हूँ। फादर का ट्रांसफ़र इधर हो गया तो पूरी फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है। मेरे वालिद मेडिसन की बहुत नामी ग्रामी शख्सियत है। वो लड़की बड़ी बातूनी थी। अना ने घड़ी देखी और फिर शहवार को। सर, जैदी का पीरियड शुरू हो रहा है। आज तो प्रेजेंटेशन है ना, और इसके बाद अस्पताल का विजिट। चले, हॉल तक पहुंचते हुए भी 5 मिनट लग जाते हैं। शहवार भी घड़ी देखकर उठ खड़ी हुई थी। ओके शफक, हम चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोनों उठ खड़ी हुई तो वो भी खड़ी हो गई। मी टू। दोनों उससे हाथ मिलाकर हॉल की तरफ आ गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है इस लड़की के बारे में? कुछ दूर आने के बाद अना ने पूछा। अच्छी है। अच्छी ही नहीं, खासी बोल्ड, बातूनी और चालाक भी है। अना ने मुंह बनाया तो शहवार हंस दी। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, खासी मशकूक फितरत लगती हो। पुलिस से मुझे याद आया, कल वो अयाज क्या बकवास कर रहा था मुस्तफ़ा शाहजेब अली वाले मामले पर। तुमने भी जिक्र नहीं किया, क्या उसके साथ गाँव गई थी? अना फ़ौरन याद आने पर पूछ रही थी। अयाज के जिक्र पर शहवार के असाब बड़ी बुरी तरह चटकने लगे। खुदा के लिए ना, अगर वो शख्स आज नहीं आया तो उसका जिक्र करके तो मूड ख़राब मत करो। उसने बड़ी खफगी से उसे घूरा तो वो हंसती। ओके, नहीं करती उसका जिक्र, मगर ये मुस्तफ़ा शाहजेब अली का क्या जिक्र है? वो बाज ना आई थी। कुछ नहीं, मुस्तफ़ा मुझे और आंटी को लेकर गांव गया था। अंकल का कोई ज़रूरी काम था वहाँ, इसी सिलसिले में साथ हमें भी ले गया था। उसने मुख्तसरन बताया। तुमने प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया और सर यूसुफ वाले असाइनमेंट का क्या रहा? उसने फ़ौरन बात पलटी थी। इसके बाद हॉल पहुंचने तक दोनों इसी टॉपिक को डिस्कस करती रही थी। लेक्चर और विज़िट के बाद दोनों इकट्ठी ही गेट तक आई थी। शहवार ने निगाह दौड़ाई। पार्किंग में उसकी गाड़ी नहीं थी। इसका मतलब था कि अभी उसे ड्राइवर लेने नहीं आया। वो इधर उधर देखती निगाह वापस पलट रही थी कि उसकी नज़र एक नहायत वजी दराज कामत सूटेड बूटेड शख्स खुश शक्ल नौजवान पर ठहर गई थी, जो उनके पास आकर रुका था और उसे देखते ही अना गड़बड़ाई थी। अरे आप! अस्सलाम वालेकुम। आने वाले ने बड़ी गर्मजोशी से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। उसने पुरशौक नज़रों से उसे देखा और फिर घबराई सी अना को। मैं तुम्हें लेने आया था। वो अना से मुखातिब था। ड्राइवर कहाँ है? आपने भला क्यों ज़हमत की? अना का अंदाज़ हनूज़ वैसा ही था। वली ने उसे घूर कर शहवार की तरफ देखा। आप यकीनन शहवार हैं? जी, मगर माजरत चाहती हूँ, मैं शनासाई का ऐसा कोई दावा नहीं कर सकती। आप कौन? अना का इरादा तारुफ करवाने वाला कतई ना था। वो तो आने वाली सूरत हाल का सोच कर परेशान हो रही थी कि वलीद उसको मुसलसल नज़रअंदाज करने के बाद अब ये रास्ता अपना रहा था। यकीनन अगला लम्हा उसके लिए खासा मुश्किल था। वलीद से अहमद, अना का मामूज़ाद। तारुफ इतना मुकम्मल था कि शहवार को मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस न हुई थी। वो अना की सारी फैमिली से गायबाना तौर पर मुतारिफ थी। शायद इसीलिए वलीद भी था। अंदाज़ तो यही बता रहा था। ओह, कैसे हैं आप? रोशी कैसी है? उसने इखलाक निभाया था। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। और रोशी भी? फिर उसने अना की तरफ चेहरा किया।
ड्राइवर रोशी को लेकर फूफो के साथ शॉपिंग के लिए निकला हुआ है। एहसन बिजी था, सो मुझे ही तुम्हें पिक करने की जहमत उठाना पड़ी। अना के घबराए अंदाज को नज़रअंदाज करते उसने अपनी आमद की वजाहत की थी। ओह, अना ने एक गहरा सांस लिया। क्या ख्याल है, चले? उसे उसी तरह खड़े देखकर कहा तो वो चौंकी। मुस्कुराकर सामने देखा तो वो लज गई। पार्किंग में अयाज अब्दुल कयूम की 0 मीटर खड़ी थी। वो आज सारा दिन दिखाई ना दिया था, मगर गाड़ी मौजूद थी। मगर उसने 1-2 बार खुद अपनी आंखों से उसे इस गाड़ी से निकलते ना देखा होता तो और बात थी, मगर वो कॉलेज में नहीं था। अब शहवार को तन्हा छोड़कर जाने को उसका दिल न माना। शहवार का ड्राइवर नहीं आया अभी, वो आ जाए तो फिर चलते हैं। आप बेशक गाड़ी में बैठकर इंतज़ार कर लें। अना के संजीदा अंदाज पर वलीद ने कहा, शहवार भी हमारे साथ आ जाए, हम ड्रॉप कर देंगे। नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, आप दोनों जहमत ना करें, ड्राइवर बस आने ही वाला होगा। उसने फ़ौरन इनकार किया था। हमें कतई कोई जहमत नहीं होगी अगर हम ड्रॉप कर देंगे, दूसरी सूरत में हम वेट कर लेते हैं। ड्राइवर के आने तक वलीद ने दोनों को बगौर देखा। अना के अंदाज से वाज़ेह हो गया था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और शहवार उनके साथ। ओके, मैं वेट कर लेता हूँ। वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। तुमने ख्वामख्वाह में जहमत दी। शहवार को अच्छा नहीं लगा था, गेट पर खड़े रहना भी मुनासिब ना लगा, तो दोनों ने वापस अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। कोई जहमत नहीं, तुम फ़ोन करके अपने ड्राइवर का पता करो वो कहाँ से आ रहा है या नहीं, वरना हम ड्रॉप कर देंगे। वो दोनों वापस अंदर चली आई थी। बात माकूल थी। शहवार ने बैग से सेल निकाल कर कॉल मिलाई, जो ड्राइवर ने फ़ौरन पिक कर ली थी। कहाँ हो तुम? मैं कितनी देर से गेट पर खड़ी वेट कर रही हूँ, क्या टाइम भूल गए हो? नहीं बीबी जी, मुस्तफ़ा साहब ने फ़ोन करके अपने ऑफिस बुला लिया था। आप बस 5 मिनट इंतज़ार करें, मैं पहुँच रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने क्यों बुलवाया था? उसे हैरत हुई। बस बीबी जी, वैसे ही बुलवा लिया था, हदायत देने को। साफ लगा था कि वो उसे टाल गया। अच्छा ठीक है, फ़ौरन पहुँचो, उसने तहक्कुम भरे अंदाज में कहते कॉल ड्रॉप कर दी थी। 5 मिनट में पहुँचने का कह रहा है। अना को बताकर उसने मोबाइल फ़ोन बैग में डाला था। हाँ तो अब फरमाइए अना वकार अहमद साहिबा, इतने दिनों तक मुझसे छुपने की नाकाम सी कोशिश के पीछे क्या वजह कार फरमा थी? शहवार को रुखसत करने के बाद वो खुद भी गाड़ी में आ बैठी थी। गाड़ी जैसे ही कॉलेज की हदूद से बाहर निकली, उसने बराह रास्त उससे सवाल किया। अना इस जुमले पर सटपड़ा कर रह गई थी। कोई वजह नहीं, और मैं क्यों भला छुपने लगी? बस स्टडी में बिजी थी। हाँ तो यही सोच सोच कर मैं हैरान होता रहा, तुम टार्जन की जाननशी, भला क्यों मुझसे डरकर छुपने लगी? पिछले दिनों कोई मसला तो रहा होगा जो मुझसे पहलू तही करने का सबब बना होगा। मैं सोच सोच कर उलझा कि मैंने तुम्हें कभी माजी में ऐसा क्या उधार दे रखा है जिसका तकाजा मेरी तरफ से हो रहा है और तुम देने की अहलियत नहीं रखती, और शायद यही बात मुझसे छुपने की वजह बन रही है। बड़े स्वभाव और ठंडे ठार लहजे में वो तंज कर रहा था। अना ने होंठ दांत तले दबाकर की अखियों से उसे देखा। बड़े सबक खरामी और मोहतात रवि से ड्राइविंग की तरफ मतवज्जे था। खूबसूरत मर्दाना खदोखाल में तंज की अमेजिश थी। उसके गहरे स्याबाल उसकी कुशादा पेशानी पर बिखरे हुए थे। मजबूत तवाना बालों की गिरफ्त स्टेयरिंग पर थी। गंदमी खूबसूरत बालों की हाथों की रगें नुमाया थी। ये हाथ किसी के गिर्द तहफ़्फ़ुज़ का आसार बांधते कैसे लगते होंगे। उसके अंदर की शरीदा सरी ने भौंचाल पैदा कर दिया था। गहरी मकनातीसी आंखें अपने अंदर अजब मकनातीसियत लिए हुए थी। उसे लगा ये मकनातीसियत उसे अपनी तरफ शिद्दत से खींच रही है। खूबसूरत भरपूर चेहरे की सुर्खी बहुत नुमाया थी। अना को अपना दिल अपनी कनपट्टियों में धड़कता महसूस हुआ। न जाने क्यों वो उस शख्स के सामने इस कदर बेबस हो जाती थी। है आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब मोहतरमा अना वकार अहमद साहिबा? वही ठंडा मीठा अंदाज जो उसके असाब को अजब खुद फरामोशी की कैफियत में जकड़ लेता था। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, उसने अपने असाब पर काबू पाना चाहा। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, और ना ही मुझे ऑल फॉल बकने की आदत है, उसने बुरा मनाते उसे घूरा तो बेख्तियार अना की हंसी बिखर गई। माय गॉड, मैं कब आपको बेवकूफ़ कह रही हूँ? माशाल्लाह, आप तो खासे लायक फ़ायक समझदार हैं। आखिर में शरारती निगाहों से उसे देखा। उसने बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी एक मशहूर मारूफ होटल की पार्किंग की तरफ मोड़ ली। खैरियत, इधर क्यों चले आए? घर नहीं जाना क्या? मोहतरमा, मेरा मूड किसी बहुत अच्छी जगह बैठकर पेट पूजा करने का हो रहा है। गाड़ी पार करके उसने इग्निशन में से चाबी खींची। मगर हम घर जाकर भी तो लंच कर सकते थे ना? वो थोड़ा सा झिझकी। घर में आप शायद भूल रही हैं कि सुहरा के अलावा कोई नहीं होगा। पुप्पो और रोशी शॉपिंग के लिए गई हुई हैं, मगर खाने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो तैयार किया होगा ना? एहसन भाई, ज़िया मामू और पापा के अलावा ये पहला इत्तेफाक था कि वो किसी और के साथ किसी जगह खाना खाने आई थी। इसलिए वलीद से लाख उनसियत तो लगाव सही, मगर वो झिझक सी गई थी।
नो मोर एक्सक्यूज़ प्लीज़, कम ऑन। वो उतर गया तो वो भी अपना बैग संभालती किताबें और फाइल पिछली सीट पर रखकर निकल आई थी। कदर पुरसुकून गोशी में टेबल सेलेक्ट करके वलीद ने उसके लिए चेयर खींचकर बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया था। आज ऑफिस में करने को कोई काम नहीं था, लगता है बहुत फारिग होकर आए हैं। इर्द गिर्द का जायज़ा लेते माहौल कंफर्टेबल महसूस करके वो भी ज़रा पुरसुकून हुई थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना फारिग तो मैं कतई नहीं हूँ। हज़ारों काम तवज्जो के मुंतज़िर थे, मगर ज़रा तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग का काम ज़्यादा अहम था। सो सब छोड़कर सिर्फ इस एक काम के लिए आना ही पड़ा है। मुझे क्या हुआ है भला, मेरी ब्रेन वॉशिंग क्यों करेंगे? उसके संजीदा अंदाज पर फ़ौरन बुरा मनाते उसने सेलो कार्ड थाम कर खोल लिया था। वली ने बौखलाकर देखा। चादर में बालों के लट को कान के पीछे अड़सते वो खासी लापरवाह सी लगी। वली ने भी कार्ड खोलकर मेन्यू का जायज़ा लिया। क्या खाओगी? उसने एक सरसरी नज़र कार्ड पर डालते उससे पूछा तो वो कार्ड बंद करके कंधे उचका गई। आज आप लंच करा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी खिला दे। वेटर, वलीद के इशारे पर वेटर फ़ौरन हाजिर हुआ था। वलीद ने ऑर्डर नोट करवाते उससे भी पूछा, चिकन चीज़ खा लोगी? अनानियस बात में सर हिलाया तो वो मज़ीद एक और आइटम्स लिखवाने के बाद उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। हाँ, अब स्टार्ट हो जाओ। खाना सर्व होने तक तुम अपनी बात आराम से कर सकती हो। याद रखना, मुझे टालने की कोशिश करोगी तो नुकसान उठाओगी। तुम्हें मेरी नाराज़गी का अंदाज़ा है और ना ही मेरी मुस्तकिल मिजाजी का। मैं जिस बात पर एक दफ़ा अड़ जाता हूँ तो मनवाए बगैर छोड़ता नहीं हूँ। उन्होंने बड़ी बेबसी सी और बेचारगी से उसे देखा। उसे रह रहकर उन लम्हों पर अफसोस हुआ जब अपने एहसासात और जज्बात पर कंट्रोल खोकर उस शख्स के सामने तुर्श हुई थी। वो उस शख्स को बताती भी क्या, वो तो खुद भी बेखबर थी कि वो कैसे सर जंग का शिकार है। उसके एहसासात और जज्बात किसी इंतशार की जद पर है। एक मामूली सी बात थी, बस शहवार से मुतल्लिक मामूली सा डिप्रेशन था। रियली, आप बार बार एक ही बात करके मुझे टॉर्चर मत करें, रंजीदगी से कहते वो ग्लास वॉल से बाहर देखने लगी थी। शहवार से मुतल्लिक डिप्रेशन था तो भी बता दो, वजह क्या है? उसकी मौजूदगी में सर मुँह फ़र्क ना आया था। वो एकदम झुंझला उठी थी। आपको आखिर मसला क्या है? मैं जैसा मर्जी रिएक्ट करूं, आपको तो कुछ नहीं कह रही ना। और फिर शहवार मेरी दोस्त है, दोस्तों की 100 बातें होती, हर बात बताने वाली भी नहीं होती। झुंझला कर कहते आखिर में वो खासी सख्त हो गई थी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि एकदम हाइपर होने की आखिर वजह तो कोई है ना। कोई भी इंसान बगैर किसी वजह के डिप्रेशन का शिकार होने से रहा। बाल की खाल उतारना तो कोई बस आपसे सीखे, बस कोई वजह नहीं। और ये क़यामत तक तय है कि अगर कोई माकूल वजह होती भी तो मैं आपको कभी ना बताती। उसने काफ़ी नरूठेपन का मुजाहिरा किया था। वो खासी देर तक बगौर देखता रहा। चलो मुझसे ना सही, रोशी से तो जिक्र कर ही सकती हो ना। हाँ ज़रूर, अगर वाकई कोई वजह हुई तो। वह मुश्किल अपने मिजाजों लहजे पर काबू पाते उस शख्स से मुसलसल होने वाली बहस को तहम्मुल से सह जाने पर मजबूर थी, वरना जब तो बार बार जवाब दे रहा था। प्लीज़ अब इस टॉपिक पर मज़ीद एक लफ्ज़ भी ना कहिएगा। इतने मशहूर कुन माहौल में आपने यही बोर्ड टॉपिक डिस्कस करना है तो मैं 1 मिनट की ताख़ीर किए बगैर उठकर चली जाऊंगी। चटकते लबो लहजे में कहते उसने वार्निंग दी थी। लहजा व अंदाज़ कतई संजीदा था। वली ने बौखार देखा और फिर असाब को ढीले अंदाज में कुर्सी पर छोड़ दिया। ओके, फिर हंस दिया। खैर, इस कदर खूबसूरत माहौल में कहने को अगर कुछ भी ना हो तो भी माहौल इंसान को इतना ट्रैप करने की सलाहियत रखता है कि मुझ जैसे खुश बोरिंग मिजाज के हामिल इंसान के मुँह से तुम जैसी हसीन खातून से कोई लतीफ़ बात करने के लिए अल्फाज जारी हो जाएंगे। वैसे इस मशहूर कुन माहौल में इस बोर्ड टॉपिक के अलावा आप मोहतरमा और क्या सुनना पसंद करेंगी? बज़ाहिर बड़ी संजीदगी में बड़ी गैर संजीदा सी बात सुनकर अना वकार का दिल बेख्तियार धड़क उठा और उसकी घनी दिलकश पलकों की झालर खुद ब खुद लर्जने लगी थी। आप भी बस, मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी। उसने अपनी भीगती हथेलियों को बाहम जकड़ा। यूं ही तो खैर कोई बात नहीं होती। तुमने कभी आज तक किसी इमारत को यूं ही बगैर पिलर के खड़े देखा है? अंग्रेज़ों के साथ एक तवील ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी लॉजिकल थिंकिंग का मालिक हूँ। तुम लाख मुझे बताने की कोशिश करो मगर बनने वाला मैं भी नहीं हूँ। वलीद के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट का रक्स बड़ा दिल मोह लेने वाला था। अना को अपने कमज़ोर असाब पर काबू रखना मुश्किल होने लगा। इस शख्स की मुस्कुराहट कितनी जानदार और दिल मोह लेने वाली है। वेटर खाना सर्व करने लगा तो दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी और इस खामोशी में वो गैर महसूस अंदाज में उस शख्स के दिलकश चेहरे को तकती रही थी। खाना शुरू करें, उसे अपनी ही किसी सोच में मगन देखकर वलीद ने टोका तो वो झुंझलाकर खुद को सरजनिश करते खाने की तरफ मतवज्जे हो गई थी।
एक बात कहूँ वली, उसकी ज़हनी रूह भटक चुकी थी। अब उसकी सारी तवज्जो गाहे बगाए खामोशी से खाना खाते वलीद की तरफ थी। मसरूफ़ अंदाज में उसे देखा। उसके चेहरे की सुर्खी मानित पड़ गई। ये शख्स एक निगाह डालता है तो अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस होता है। अगर किसी दिन इसने नज़र भरकर देखने की जुर्रत कर ली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। उसने उसकी सवालिया निगाहों में देखा। आपको अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर बेइख्तियार दिल ने चाहा हो कि काश इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल जाए। बड़े धीमे और रुके रुके लहजे में वो पूछ रही थी। बज़ाहिर वो खाना खा रही थी, मगर मुकम्मल तवज्जो उसकी तरफ थी। जिसने इस सवाल पर बड़ा हैरान होकर उसे देखा था। इस अहमकाना सवाल का मतलब? अना को अपना चेहरा बेतासुर रखना बड़ा मुश्किल हो गया। वो लब भींच गई। वो इस वक्त हैरत से उसे बगौर देख रहा था और अना को लग रहा था कि इसके वजूद से बस जान निकलने वाली है। बस यूं ही आपको देखकर पहला ख्याल तो यही आता है कि न जाने कितनी मरती होंगी। वैसे भी सुना है फॉरेनर लड़कियां एशियाई मर्दों के हुस्न जमाल पर बहुत मरती हैं, दीवानी हैं। अपने आप को बहाल करते उसने दिल की बात कह दी थी। इस कदर मशहूर कुन माहौल में ऐसी बचकाना बात, वलीद का कहका बेसाख्ता और जानदार था। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त। यानी सीधे लफ्ज़ों में तुम मेरी वजाहत तो हुस्न की बरमला तारीफ़ कर रही हो। पानी का घूंट भरते उसने चढ़ा तो वो बुरा मानकर चेहरा झुका गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, आपने सीधे लफ्ज़ों में जवाब नहीं देना तो मजाक भी मत उड़ाइए। उसे हकीकतन उसका मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगा था। हज़ारों मरती थी, मगर क्या करें, हमारे वालिद साहब ने हमारे ज़हन में एक बात डाल दी थी, बेटा बाहर जाते हुए आंखें और दिल घर पर रख कर जाना। गैर संजीदगी से कहे जुमले को सुनते हुए अना का सारा वजूद कान बन गया था। क्या आपको कभी कोई पसंद ना आई? न जाने उसे इतनी दिलचस्पी क्यों थी जानने की। अब ऐसी भी बात नहीं, बहुत सौ ने पेश कदमी भी की, कुछ बहुत अच्छी भी लगी, मगर वाहरी किस्मत। बाबा साहब के कायम किए गए असूल बहुत सख्त है, अगर कहीं दिल अटका भी तो लगाने की नौबत ना आई। अंदाज अनूस गैर संजीदा था। अना मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जे थी। क्यों? बहुत संजीदगी से पूछा था, जैसे दुनिया जहां में इससे अहम टॉपिक कोई ना था। अगर उधर दिल लगा आते तो इधर आकर झक मारते। मादाम बाबा ने साफ वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि बहू उनकी पसंद और म्यार की होगी और वो खुद मुंतखब करेंगे। बाबा की वार्निंग ने सब ख्वाब मलिया मेट कर दिए। अंदाज ऐसा था कि वो बेख्तियार हंसती। क्या वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी? उसके लहजे में बेपनाह इश्तियाक था। वली ने घूरा। क्यों? तुमने उसके हुस्न के मुतल्लिक कसीदा लिखना है? खाना खा लिया तो फटाफट उठो। अना ने मुंह बनाकर सर झुका लिया। अपनी प्लेट में मौजूद खाना ख़त्म करते ही वो नैपकिन से हाथ साफ करते उठ खड़ी हुई। तो ये थी इसकी तीसरी एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आइए अब करते हैं इसका रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कहाँ से। ये था कि वो उसे मुस्तफ़ा कहता है कि अगर वो फिर कोई ऐसी हरकत करे, मुस्तफ़ा की स्ट्रैटेजी एक बनती है कि वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर आया करूँगा ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में। और फिर वो क्या हुआ कि जब वो अमजद ख़ान एक पूरी वो बताता है, स्टोरी बताता है, तो उससे पता चल रहा है कि कहानी बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाली है और ऐसा बहुत कुछ है जो मिस्टीरियस है, जो हमें समझ नहीं आ रहा। और फिर अयाज़ का जो रोला है, सारी फैमिली ही करप्ट है। इन शॉर्ट आदला भी, उसका भाई भी, दैन उसकी माँ और बाप, अभी छोटी बहन का कुछ आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कि अब इनका क्या होता है। फिर शहवार वो अपने कॉम्प्लेक्स से निकल रही, वो समझ रही है कि भाई मैं इनका ख़ानदान का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं क्यों हाँ करूँ, मुझे नहीं करनी हाँ और मुझे इस ख़ानदान का पार्ट नहीं बनना। तो वो इस चीज़ को लेकर चल रही है, मतलब उसको इस चीज़ का है कि मैं हाँ नहीं करूँगी। तो मुस्तफ़ा को समझ नहीं आ रही उसके बिहेवियर की। उधर से ये अना का कुछ और ही चल रहा है कि अना इंटरेस्टेड है, उसको पसंद करती है। और वलीद उसमें ले रहा है इंटरेस्ट, लेकिन उसका इस तरह से है कि वो एज अ कज़न उसके लिए टची हो रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर उसको डिप्रेशन है तो वो शेयर क्यों नहीं कर रही। तो फिर एक और आप लोगों ने वो पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगा कि वो जब थप्पड़ मारती है अयाज़ को तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। फिर जब वहीं दोबारा वो एक होता है सीन कि वो बैठी होती है तो मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़ता है, ऐसे ही था ना शायद, तो वो एकदम उठ जाती है। आज तक फिर एक आगे लिखा होता है कि आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो मेरे माइंड में आया कि राइटर से यहाँ पर मिस्टेक हुई
कि पहले अयाज़ ने भी तो उसका हाथ पकड़ा था। लेकिन खैर वो उस वे से नहीं। अगर इस चीज़ को देखा जाए, बहुत सारे लोगों में का सवाल होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये भी तो हो सकता है कि वो और तरह से टच डिफरेंट तरह के होते हैं, तो वो और तरह के टच में उसको लिया जा सकता है कि उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। वो तो थप्पड़ था कि वो थप्पड़ मारना चाह रही थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। खैर ये वाला सीन था, ये थोड़ा सा मुझे लगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर। बाकी मैं कह दूं आप लोगों की, कहानी बहुत ज़बरदस्त है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि आप लोग कहेंगे, इतने इंकशाफात होंगे कि आप लोग कहेंगे ओह ऐसा था, इस तरह से था। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा इस तरह के रिएक्शन होने वाले हैं। और आज की एपिसोड का जो भी है, आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगी, जो बुरी लगी, आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।